आत्मवंदन फ्रेंड्स। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का पीएमसी गुजरात में। हम रोज नए नए मास्टर से अलग अलग टॉपिक टॉपिक पर ज्ञान साझा करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स को कैसे तोड़ें। और हमें इस विषय ऊपर ज्ञान साझा करने के लिए आ रहे हैं प्रवीण भाटिया जी। तो आइए फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं प्रवीण भाटिया जी का। प्रवीण जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स को कैसे तोड़ें। हम सब लोग, जो लोग भी आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं, उनको एक ही उद्देश्य होता है कि हम सच को जान लें, सच को जान लें और फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं। लेकिन सच को जानने में जो बताया जाता है कि ये जगत माया है, इंग्लिश में कह दिया कि ये जगत मैट्रिक्स है, हिंदी में कह दिया माया है। हमारे सारे संतों ने बताया कि ये भ्रम है, इल्यूजन है, असली नहीं है लेकिन असली लगता है। अगर हम इससे मुक्त होना चाहते हैं मैट्रिक्स से, तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। अगर ये जेल है तो इस जेल की दीवारें कितनी मोटी हैं और मैट्रिक्स कितनी गहरी में जाता है। जब तक हम इस टॉपिक की गहराई को नहीं समझ सकते कि मैट्रिक्स बनती कैसे है, तब तक हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये जेल हमारी अपनी कॉन्शियसनेस से बन रही है। ये इतनी इंटरेस्टिंग है। और इस बात पे 2022 में साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव करा कि ये जगत एक डिजिटल गेम की तरह है। साइंस, फिजिक्स जो हमारे मैटर को बताती है कि ये जीवन है, मैटर है, मटेरियल है, ये एक सर्टेन स्टेट के बाद अनेक प्रश्नों के उत्तर जब नहीं दे पा रही, तो इसको साइंटिस्ट ने ये प्रूव करके दिखाया कि ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, सिमुलेशन है। ये सिमुलेशन हमारे द्वारा बनाया गया है या बहुत एडवांस बीइंग ने बनाया है। क्यों बनाया है? कि हम अनुभव कर सकें जो हम नहीं हैं। हम सब एडवांस बीइंग हैं। किसी तरीके से हम कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे जो हम नहीं हैं, उसके लिए ये सिमुलेशन क्रिएट किया गया। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से हम इसको मान सकते हैं? अगर आप इसको और डीप में जाना चाहते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट इसको बताते हैं कि ये वास्तव में सिमुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम फिजिक्स में हमने बचपन से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। जिस तरह हम ये न्यूक्लियस के चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते थे, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नो, जो इलेक्ट्रॉन है वो हर समय हर जगह है। जब तक हमारी कॉन्शियसनेस उसको ऑब्जर्व नहीं करती, वो हर जगह एक साथ अवेलेबल होता है। जैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व करती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो वर्टिकल मूव कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, कि किस सर्किल में वो मूव कर रहा है। और जिस सर्किल में वो मूव कर रहा है, उस सर्किल में थोड़ी देर पहले वहां था या उस थोड़ी देर बाद वहां पे होगा। हम ऐसा जब मानते हैं इलेक्ट्रॉन को देखते हुए, तब हमारा जो सोच है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और इस रियलिटी को हम एक भ्रम के रूप में अलग तरीके से देखते हैं। वास्तविकता में सारी संभावनाएं एक साथ उस इलेक्ट्रॉन की मूव करने की हैं। इसीलिए ये जगत अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है। ये भ्रम, ये इल्यूजन, इसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज और वेरिएशन हैं। हम जो वेरिएशन चुनते हैं वो हमारी रियलिटी बनता है। तो इस मैट्रिक्स की जेल की दीवारें किसने बनाई हैं? क्वांटम फिजिक्स बताती है कि आपकी चेतना से जगत प्रकट होता है। जो कुछ भी मटेरियल आप देख रहे हो, ये सारा वेव फॉर्म में है। उस वेव फॉर्म में जब हमारी कॉन्शियसनेस उसको ऑब्जर्व करती है, तो वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वो पार्टिकल बन जाते हैं। उस पार्टिकल से जगत का निर्माण होता है। ये क्वांटम फिजिक्स के मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। ये जब हम समझते हैं, तब हम समझते हैं कि ये मैट्रिक्स हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। हमने इस जेल की दीवारें खुद बनाई हुई हैं। लेकिन अब अगर जेल है, तो अब मान लो जेल के कॉन्सेप्ट से देखें तो जेल और जेलर, अभी तक की धरती पे इस मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते रहने के लिए जेल के बाहर के कुछ लोग थे, जिसको हम कह सकते हैं डार्कनेस। धरती पे डुअलिटी का जीवन है। ये सिमुलेशन बना। इस सिमुलेशन का आधार
कि ह्यूमन की कॉन्शियसनेस उसकी रियलिटी क्रिएट करेगी, और उसको फ्री विल है, जब तक चाहे वो मैट्रिक्स में रह सकता है। जब तक वो पूरी तरीके से वो ये नहीं जान जाएगा कि ये भ्रम है, इल्यूजन है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। फ्री विल है, इसको कोई नहीं बचा सकता। और इसकी मैट्रिक्स के अंदर के जो रूल हैं, उसके बाहर जो जेलर हैं, उन्होंने उन रूलों को इस तरह बना के रखा कि जेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, धरती पे डिफरेंट तरह की मान्यताओं के से जीने वाले लोग, भारत में एक मान्यता से लोग जीते हैं, अमेरिका में दूसरी मान्यता से जीते हैं, अफ्रीका में तीसरी मान्यता से जीते हैं, मिडिल ईस्ट में डिफरेंट मान्यताएं हैं। ये जेल के कंपार्टमेंट है। इन कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरा जीने का तरीका, मेरी मान्यताएं सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये सर्वश्रेष्ठता का भाव ह्यूमैनिटी के अंदर इस गहरे में डाला हुआ है। इसके अलावा तीन बातें हैं जो इस जेल को तोड़ने में हमें दिक्कत करती हैं। तो मैट्रिक्स के इस स्ट्रक्चर को जब हम समझेंगे, पहला तो हम सेपरेशन में जीते हैं। ये मैट्रिक्स सेपरेशन को बढ़ावा देती है। आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो और सेपरेशन में जीते हो, जबकि ये सारा जगत आपका क्रिएशन है। अगर एक सपना प्रकट होता है तो वो सपना कहाँ से प्रकट होता है? रात को जब आप सपने में सोते हैं तो सपने के सारे कैरेक्टर आपके अंदर से प्रकट होते हैं। बायोलॉजी इसको कहती है कि जो कुछ भी आप देखते हो, हमारा माइंड इसको प्रोजेक्ट कर रहा है अंदर से बाहर। जैसे ये जगत आपके अंदर से बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, रियल लग रहा है, डिजिटल गेम की तरह रियल लग रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। जैसे आपका सपना, सपने के अंदर सारे कैरेक्टर आप हो। कोई भी सपना देखो, अगर सपने के अंदर आप कुछ भी देखते हो कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और एडमिट कार्ड छूट गया, या हम जंगल में घूमने जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं और वहां पे कुछ भी एक्सपीरियंसेस है, जानवर आ गया या एवलांच आ गया। एवलांच भी आप हो, पहाड़ भी आप हो, एडमिट कार्ड भी आप हो, स्कूल भी आप हो, सब कुछ आपके सपने से प्रकट हो रहा है। बिल्कुल ये जगत इसी सपने की तरह आपके अंदर से प्रकट हो रहा है, लेकिन भ्रम में हम सेपरेशन में जीते हैं। और जब हम सेपरेशन में जीते हैं तो हम दो अलग अलग एंटिटीज को मानते हैं, वो एंटिटी श्रेष्ठ है या हम उससे श्रेष्ठ हैं। और इस कंपटीशन में हम उस सच को भूल जाते हैं जो हमें सभी संतों ने बताया है कि सारा भ्रम है। इसी तरीके से इस जेल के नियमों में हर एक समय के कुछ नियम हैं। जो भारत में नियम 200 साल पहले थे, आज डिफरेंट डिफरेंट हैं। जो भारत के नियम है वो डिफरेंट कंट्रीज में नहीं लागू होते, लेकिन उन नियमों से हमें पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, डुअलिटी का जो भान होता है, वो हमें मैट्रिक्स में लगातार ट्रैप रखता है। मैट्रिक्स के एक नियम में कर्म का सिद्धांत है। कॉन्शियसनेस के अंदर जो कुछ भी बीज है वो प्रकट हो रहा है। अगर कॉन्शियसनेस मानती है कि कर्म का सिद्धांत है, तो कर्म में अच्छा बुरा दोनों सिद्धांतों से वो पर्सन बंधा हुआ है। वो बंधा हुआ है तो मैट्रिक्स में वो रिसाइकिल हो जाता है। मैट्रिक्स या भ्रम एक और मान्यता है कि कोई मर जाएगा तो मैट्रिक्स से मुक्त हो जाएगा। मैट्रिक्स ये धरती है, धरती का जीवन है, बाकी तो अगर हम कोई मर जाएगा तो मैट्रिक्स से मुक्त हो जाएगा। ये भी सही नहीं है। इस मैट्रिक्स की दीवारें इतनी गहरी हैं कि ये जीवन जिसको हम फिजिकल जी रहे हैं और इसके बाद का जीवन, मरने का बाद का जीवन, दोनों मिला के मैट्रिक्स है। लगातार ह्यूमन बीइंग रिसाइकिल होते रहते हैं। इसको हम री इंकारनेशन कहते हैं। जब मैट्रिक्स के टूटने के नियम आते हैं तो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाती हैं। हम इस युग में हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो गई। जैसे पिछले 3-4 सालों से ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जब भी कोई मर के मरता है, तो अगर उसको टनल के बाद, अंधेरी टनल के बाद प्रकाश दिखाई देता है और उस प्रकाश की ओर वो आकर्षित होते हुए चला जाता है, तो ये इसी री इनकारनेशन या रिसाइकिल होने के सिस्टम का हिस्सा है। अगर कोई इससे बच जाता है तो उसको लेने के लिए उसके कोई प्रियजन या उसके गुरु उसको स्वागत करके हाथ फैला के उसको बुला रहे होते हैं। ये भी इसी ट्रैप का हिस्सा है, इसी सिस्टम को रिसाइकिल करता है। ये इंफॉर्मेशन रिसेंट समय में अवेलेबल है और हम लोगों को जगा रही है कि जीने के बाद का ये जीवन और इसके बाद का जीवन दोनों ही एक साथ ट्रैप है। इसके बियॉन्ड मुक्ति है, अदरवाइज रिसाइकिल है।
हम अभी तक हम लोगों ने बहुत बार सुना नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। जिन लोगों ने भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किए उन्होंने ऐसे बताया कि टनल होती है एंड सो ऑन। और उस तरीके से इस ये हमारी प्रोग्रामिंग का ये भी हिस्सा है। इस मैट्रिक्स की बहुत सारी बातें, जेल के जो सीक्रेट हैं वो ह्यूमन को अवेलेबल नहीं है। उसमें जैसे मैट्रिक्स कितनी गहरी जा सकती है, इस मैट्रिक्स का एक हिस्सा है वो जीवन जिसको धरती के बाहर का जीवन, स्पेस का जीवन, अंतरिक्ष में और जो स्पीसीज हैं उनका जीवन। लेकिन धरती के लोग नहीं जानते कि क्या इस धरती के बाहर भी जीवन है। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि धरती पे जीवन है और धरती पे हम सर्वश्रेष्ठ भी हैं। इसके बाहर जीवन है नहीं है ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ये इंफॉर्मेशन भी अब डिस्क्लोजर के समय में रिलीज हो रही है कि धरती के बाहर भी जीवन है और वो बहुत एडवांस्ड भी है। ह्यूमन, मानव, धरती पे रहने वाला मानव सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में इन बींग्स के कांटेक्ट में, लेकिन ह्यूमन को अभी बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं है। ऐसे ही एक प्रोग्राम में बहुत एडवांस्ड बीइंग जिनको रा या जिनकी टीचिंग लॉ ऑफ वन मानी जाती है, 6 डायमेंशन डेंसिटी के बीइंग हैं, उनसे ये पूछा गया कि धरती पे जो टनल, मरने के बाद टनल दिखाई देती है और जो प्रकाश दिखाई देता है, क्या ये एक ट्रैप है इस मैट्रिक्स में फंसे रहने का। उन्होंने कहा हाँ ये ट्रैप है, लेकिन आपके पास चारा क्या है। मैट्रिक्स में पहले लेवल पे ये जानना कि जीवन जो हम अभी जी रहे हैं और जो हम मरते हैं तो भी हम मुक्त नहीं होते, दोनों मिलके मैट्रिक्स बनी हुई है। ये हमें एक स्टेप आगे लाता है इसके बियॉन्ड जाने के। मरने के बाद की भी जो है वो भी ट्रैप है, ये समझना हमें इसके बाहर जाने के लिए मुक्ति के द्वार पे लाता है। इसीलिए 5th डायमेंशन में ह्यूमैनिटी जा रही है। अभी 3rd डायमेंशन की कॉन्शियसनेस है, मरने बाद की कॉन्शियसनेस को 4th डायमेंशन की कॉन्शियसनेस माना जाता है। लेकिन दोनों ने मिलके जेल को दीवारें बनाई हुई हैं। दीवारें बहुत मोटी हैं, दीवारें बहुत गहरी हैं। इसके बियॉन्ड 5th डायमेंशन की कॉन्शियसनेस। अभी तक हमें ये मान्यता है कि इसके बियॉन्ड बहुत विरले लोग जा सकते थे। लेकिन पिछले कुछ समय पे कॉस्मिक अलाइनमेंट से ऐसे परिवर्तन है कि मैट्रिक्स को तोड़ना आसान हो गया है। इन बड़ी बड़ी दीवारों में छोटे छोटे छेद हैं। उसमें कुछ लोग उन छेदों के बियॉन्ड देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल जीवन नहीं है। असली जो जीवन है ये उसकी कॉपी है, मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन क्या होता है? मान लो कोई हेलीकॉप्टर चलाना है या किसी को एरोप्लेन उड़ाना सीखना है, तो उसको सिमुलेशन में प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज तो जहाज को गिरा देगा तो कितना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और समय भी, एनर्जी, रिसोर्सेज चाहिए। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है सिमुलेशन, उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। वो असली नहीं है लेकिन बिल्कुल असली लगता है सिमुलेशन। सेम कि ये सिमुलेशन है, ये असली की कॉपी है। जो असली जीवन है ये फेक है, नकली है, माया है, भ्रम है, सिर्फ अनुभव करने की फील्ड है। लेकिन असली की कॉपी है, असली जैसी है, लेकिन नियम यहाँ पे बदले हुए हैं। इन बदले हुए नियमों में हमें कमी का अनुभव होता है। हमारा बहुत छोटा सा जीवन होता है और जीवन की संरचना, इस मैट्रिक्स की दीवारों की संरचना, इसके नियम इस तरह हैं कि लगातार ह्यूमन इन्वॉल्व रहता है अपने, इसके बियॉन्ड सोच नहीं पाता। अगर कोई भी क्रिटिकल होकर सोचेगा तो उसको मैट्रिक्स की दीवारें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जानना कि मैट्रिक्स की दीवारें कितनी बड़ी हैं उसके लिए हमें समय चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग मैट्रिक्स होने नहीं देती। मैट्रिक्स लगातार आपको उलझा के रखती है। आप देखो छोटे से बच्चे को हम नर्सरी में, स्कूल में डाल देते हैं, वो उठना तक नहीं चाहता। उसकी नींद की रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेकिन मैट्रिक्स के नियम, मैट्रिक्स का दबाव हमें उसको जल्दी उठा के, वो रो रहा है, वो रजिस्ट कर रहा है कि मैं रेडी नहीं हूं। वो अपनी नेचुरल रिदम में है, अपने एलिमेंट में है। लेकिन उस एलिमेंट से उसको जब हम खींच के प्री नर्सरी, नर्सरी और स्कूल में भेजते हैं, इस तरह मैट्रिक्स में हम जो इसको जान सकते थे वो जानने की क्षमता धीरे धीरे दबती चली जाती है। ह्यूमन लगातार पेंडुलम में रहता है। अच्छे और बुरे की मान्यताओं का बोझ उस पर ज्यादा है। मीडिया
इसको प्रमोट करता है, लगातार कोई सेंसेशनल न्यूज आती हैं, जरा भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग करके देख ले, इस पूरी धरती पे दो पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध रहता है, या दो पड़ोसी देश एक दूसरे को नफरत करते हैं। भारत पाकिस्तान हो, रूस यूक्रेन हो, इसराइल फिलिस्तीन हो, ईरान इराक हो, पूरी दुनिया में सेम टू सेम है। ये इस मैट्रिक्स के जो जेलर जो बाहर थे, उन्होंने इसको इस तरह ओरिजिनल मैट्रिक्स, जहां पे युद्ध नहीं होता, कमी नहीं होती, उसके बदले उसी का एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे उल्टा है। लेकिन ये उल्टा ह्यूमन एनर्जीज को, उसकी कॉन्शियसनेस जो इस जगत को क्रिएट कर रही है, लगातार इसमें उलझा के रखती है। इसलिए ये मैट्रिक्स सस्टेन करती है, अनलिमिटेड वो सस्टेन करती चली जाए। अब इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का समय है। फर्स्ट स्टेप पे ये जानना कि मैट्रिक्स कितनी गहरी है, जीने के बाद फोर्थ डायमेंशन भी, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम भी। आने वाले दिनों में इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले। फेक एलियन इन्वेजन होने की एक रिस्क है धरती के ऊपर। जो चाहते थे कि ये जेल की दीवारें कभी ना टूटें, ह्यूमैनिटी को डराने के लिए अगेन इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं, जिसमें होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो रियल नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगे कि स्पेस से धरती के ऊपर अटैक हो गया और धरती की सारी गवर्नमेंट्स को एक साथ आके इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फेक एलियन इन्वेजन। इसका एक रिस्क है, लेकिन मैंने कहा कि शायद ना भी हो। क्यों ना हो? क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं इस धरती में। ये डुअलिटी की गेम में लाइट और डार्कनेस, डुअलिटी के लिए दोनों की जरूरत थी एक्सपीरियंस करने की फील्ड के लिए। एनी हाउ डार्कनेस डोमिनेंट हो गई, बहुत समय तक डोमिनेंट रही। एंटी सोर्स अब हट चुका है, इसलिए शायद ना हो। ये उन लोगों के द्वारा दी हुई टेक्नोलॉजीज थी जिनसे ये ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते थे, तो शायद ये टेक्नोलॉजीज अब हट गई हैं, एंटी सोर्स हट गया है। जब भी मैं ये बात कहता हूं, तो बहुत लोग कहते हैं कि एंटी सोर्स हट गया है तो फिर अभी जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारा जीवन तो पहले ही चल रहा है, जीवन तो बदल जाना चाहिए। उनका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। आप सोचो, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए। अब किसी को ये कहा जाए 16 अगस्त को कि अंग्रेज चले गए, अब उसके बाद भी हमारा संविधान लिखने में 3 साल लगे, 2050 में हम अपनी संविधान लिख पाए। उनके जाने के बाद एंटी सोर्स तो चला गया, लेकिन एक बिगड़े हुए देश को संभालने की जिम्मेदारी उन लोगों पे थी जो उनके जाने के बाद का सिस्टम बचा रह गया। बिल्कुल ऐसे ही एंटी सोर्स तो हट गया, लेकिन एंटी सोर्स के जाने के बाद इस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम लोग अभी भी इसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, दुर्भाग्यवश। इसलिए ये मैट्रिक्स अभी भी कंटिन्यू कर रही है उनके जाने के बावजूद भी। एंटी सोर्स हट गया, इतनी ग्रेट न्यूज है। जो हम अभी तक लगातार कंट्रोल में और डोमिनेंस में रखते थे, वो हट चुके हैं। बट हम अभी तक अपनी इस पावर को नहीं जान पा रहे, हम इसलिए इस मैट्रिक्स को नहीं तोड़ पा रहे। तो सेकंड, ये जानना कि एंटी सोर्स या डार्कनेस हट चुकी है, अब हमारे हाथ में पावर है। मान लो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत ज्ञान दिया गया है। महाभारत उस एक जो ग्रंथ है, ये हमें इस युग की महाभारत में 2.0 में काफी हेल्पफुल होगा। इसमें दो पक्ष थे, कौरव पांडव, डार्कनेस लाइट। 5 भाई थे, पांचों ने लगभग एक ही गुरु थे, पांचों के एक ही गुरु थे, एक जैसा जीवन था। उसमें से सिर्फ अर्जुन ही क्यों गीता के ज्ञान को पा पाया? अगर ये मैट्रिक्स एक चक्रव्यूह है, तो चक्रव्यूह सिर्फ अर्जुन ही क्यों तोड़ सकता था? बाकी 4 क्यों नहीं तोड़ पाए, या क्यों एलिजिबल ही नहीं थे तोड़ने के लिए? उनको तो ये था कि अर्जुन के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। एक शास्त्रों का ज्ञाता थे, धर्मराज थे। क्या धर्म की टीचिंग से आप मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप अपने ऊपर विचार करें। किसी ने 2 वेद पढ़ रखे हैं, द्विवेदी, 3 वेद पढ़ रखे हैं, त्रिवेदी, चारों वेद पढ़ रखे हैं, चतुर्वेदी। किसी ने कुरान रट रखी है, वो हाफिज जी हैं। किसी को गीता और ब्रह्म सूत्र रटा हुआ है। क्या ये मैट्रिक्स को तोड़ पाएंगे? आप सोचिए, अगर तोड़ पाते होते तो मैट्रिक्स से तोड़ चुके होते। धर्मों का ज्ञाता नहीं तोड़ पाया।
बहुत इंटेलिजेंट 5 भाइयों में से एक भाई था, वो नहीं तोड़ पाया। आप अपने आसपास इंटेलिजेंट हम किसको मानते हैं? पढ़े लिखे लोगों को हम इंटेलिजेंट मानते हैं, जिनके सिस्टम ऐसा है, मैट्रिक्स का सिस्टम, जिन लोगों ने पढ़ाई में जिनके नंबर अच्छे हैं, एक ही क्राइटेरिया है कि वो इंटेलिजेंट होंगे। वो ये तक नहीं समझ पा रहे थे पिछले 5 सालों में जो हुआ, कि धरती पे हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, हम उसको तक नहीं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे थे। लाइन में लग के अपने शरीर के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट डलवा रहे थे जो टेस्टेड भी नहीं था। बुद्धिमान भी नहीं मैट्रिक्स को तोड़ पाएंगे। ताकतवर एक भाई है भीम, वो भी नहीं तोड़ पाएगा। ताकत से ये नहीं टूट सकती। ताकत एक मस्कुलिन एनर्जी है। मस्कुलिन एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। मस्कुलिन एनर्जी क्या करती है? आप मस्कुलिन एनर्जी को देखो, ये युद्ध करती है। जानवरों में अगर मस्कुलिन एनर्जी, कुत्ते को देखो तो जहां पे जाता है वो टांग उठा के, उसके यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना क्षेत्र बताता है, ये क्षेत्र मेरा है, इस क्षेत्र के अंदर कोई और आएगा, मैं अपने क्षेत्र को बड़ा कर रहा हूं, मेरे क्षेत्र के अंदर कोई और आएगा तो लड़ाई करनी पड़ेगी, ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो जीतेगा वो ये क्षेत्र उसका हो जाएगा। बंदरों में भी ऐसे ही है, शेर में भी ऐसे ही है, और ह्यूमन में भी। जब वो ताकत से इस मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, विल से, कि मैं 8 घंटे मेडिटेशन करूंगा, नहीं कर सकता। इसको फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस लाना होगा। वो सिर्फ अर्जुन में था। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उसको करना पड़ा। उस अज्ञातवास में अगर वो पहचान लिए जाते तो उनको दोबारा ये रिपीट करना पड़ता। कोई आपको पहचान ना पाए, आप अपनी इस मैट्रिक्स की सारी पहचाने अगर ड्रॉप कर सकें तो मैट्रिक्स को आप तोड़ सकते हैं। इस चक्रव्यूह को सिर्फ इसीलिए अर्जुन तोड़ सकता था क्योंकि उसने सारी पहचाने ड्रॉप कर दी। और उसका जीवन देखें, उसको एक ट्रांसजेंडर बन के 1 साल तक रहना पड़ा। मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से उसके अंदर बैलेंस। हम लोग जब इस पेंडुलम में रहते हैं, हम किसी भी तरफ ईडा पिंगला, मस्कुलिन फेमिनिन यिन यांग, इसमें अटके रहते हैं। तो जो कोई भी अपनी इस जर्नी में इस डुअलिटी के पार जाना चाहता है, उसको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स है। अपने बीच में अगर आप रह सके तो आपकी जर्नी वर्टिकल होगी। आप इस मैट्रिक्स को बहुत आसानी से तोड़ सकेंगे। वर्तमान समय में तो बहुत आसानी से तोड़ पाएंगे, क्योंकि अगर आप बीच में रह सके तो आपकी एनर्जी को, जो मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारी कॉन्शियसनेस इस रियलिटी को क्रिएट करती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत समय से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारी नहीं हटती, या पैसा चाहते हैं तो पैसा प्रकट नहीं कर पाते, या बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आ पाता? सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो अपनी इस एनर्जी को बीच में नहीं ला पा रहे। वो अगर बीच में लाके कुछ क्षणों के लिए भी, सिर्फ 1 मिनट के लिए भी, अगर 1 मिनट के लिए भी बीच में लाके इंटेंशन देके छोड़ दें तो वो क्रिएट हो जाएगा, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रिड्यूस कर दें। लेकिन ये करना उनके लिए कठिन है, सिर्फ इसलिए उनके मैनिफेस्टेशन कम होते हैं। और बाकी लोग, आप लोगों को कितने लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इस समय इवन कोई टेक्निक यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप सोचते हो और आपका काम हो जाता है। ये इस समय की ब्यूटी है। इतना आसान है ये, जब आप देखने लगते हो कि क्रिएशन मेरे थ्रू हो रहा है, मेरे अंदर से जगत बाहर प्रकट हो रहा है। अगर ये हमें पता लगने लगे तो हम इस जेल की दीवारों को बड़ा कर सकते हैं, हम इस जेल के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। लेकिन एनी हाउ जेल कंफर्ट जोन बन जाता है। ये मैट्रिक्स के तोड़ने में एक और बहुत बड़ी बाधा है। इतनी बड़ी बाधा हो जाती है कि मैट्रिक्स के नियमों का बोझ अर्जुन को भी इतना भारी लगता है, इसके हाथ कांपते हैं, गांडीव कांपता है। वो कहता है कि मैं भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा, मैट्रिक्स नहीं तोड़ूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि कंफर्ट जोन है। जिस हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन में इस हद तक हैं कि इस मैट्रिक्स को जान भी लें, और ये बातें करते हैं कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हम मुक्त हों, मैट्रिक्स से बाहर हों। लेकिन इसके बावजूद भी वो कंफर्ट जोन इतना गहरा है और हमें इतना प्यारा है। और इस तरह के अनेक एग्जाम्पल हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी मैंने सुना है कि जेल के अंदर थी, जेल के अंदर उसने डिलीवर किया तो बेबी काफी समय उसके साथ रहा। वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जेल में उसके संगी साथी बन गए और उसको जेल प्रिय होने लगी।
कई पंछी भी होते हैं, कई सालों तक उनको जेल में पिंजरे में बंद करके रखो, उसके उनके पंख भी निकल आते हैं तो वो लौट के पिंजरे में वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसी ही ह्यूमन की इच्छा है। तो जो इस मैट्रिक्स से बाहर जाना चाहता है उसको अपने कंफर्ट जोन को, मैट्रिक्स को समझना और इस कंफर्ट जोन को तोड़ना। इस मैट्रिक्स में जो हम तोड़ने जा रहे हैं, इसके बाद का सारा हिस्सा अननोन टेरिटरी है। उसके लिए करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है, जो अर्जुन के अंदर था। और उसने डिविनिटी को अपने रथ पे आगे बिठाया, जिसके अंदर ये होगा वो इस मैट्रिक्स को आसानी से तोड़ सकेगा। अगर इतनी कठिन थी उस समय खाली अर्जुन कर पाया था, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? बिकॉज की इस समय की क्वालिटी डिफरेंट है। अब एक कलेक्टिव मास अवेकनिंग हो रही है। हम एक क्वांटम शिफ्ट के दौर में हैं, इसलिए हम आसानी से कर पाएंगे सिर्फ हमारे अंदर 2 या 3 रिक्वायरमेंट हो, हमारी फ्री विल, हमें क्लियरिटी, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस, और हम सेपरेशन को समझ के वननेस की ओर जाना शुरू कर दें। जो नेक्स्ट लेवल की डायमेंशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का आधार प्रेम है। जैसे एनिमल के अंदर भी जो जानवर की इंस्टिंक्ट है वो ह्यूमन के अंदर भी है। अगर ह्यूमन नीचे के 3 चक्रों में रहता है, सिर्फ खाना, बच्चे पैदा करना, इनसिक्योर फील करना, डर के रहना, ये सारी तीनों बातें जानवर में भी। इसके ऊपर जब उसका हृदय चक्र खुलता है तब उसको डिफरेंट तरह के अनुभव होते हैं। इसके ऊपर के जब 3 चक्र खुलते हैं तो यहाँ पे उनको डिवाइन के अनुभव होते हैं। इसी तरीके से उस जगत में जहां पे हम वापस जा रहे हैं, जो हमारा घर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे, हम अभी इस फ्रीक्वेंसी में हैं। ये फ्रीक्वेंसी प्रकट हो चुकी है। जो लोग मैट्रिक्स के बाहर देख सकते हैं वो उसको महसूस कर रहे हैं। हमारी ये जर्नी है, और इस जर्नी में सेपरेशन बाधा है। इस जर्नी, यहाँ का जो आधार है ये वननेस है। रॉ बताते हैं कि वहां पे वन माइंड है, यूनिकनेस होने के बाद भी वननेस है, और ये प्रेम की एनर्जी है। इस प्रेम की एनर्जी पे धीरे धीरे हम लोग इस ओर जाने के पास जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये जगत हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है, शास्त्रों ने भी बताया, क्वांटम फिजिक्स ने भी बताया। निसर्गदत्त महाराज जी हों या महर्षि रमन हो, इन सब ने कहा कि ये विचार करो कि आप कौन हो। निसर्गदत्त महाराज जी का सिर्फ एक कोट आज मैं यूज करूंगा, समय इतना ज्यादा नहीं होता। जो कुछ भी होता है आपके द्वारा होता है, आपके थ्रू होता है, आपके लिए होता है। आप क्रिएटर हो, आप इसको एंजॉय कर रहे हो, आप ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहां से आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप क्रिएटर हो अपने इस जगत के, अपने इस सारे अनुभव के। आप इसको सस्टेन करते हो विष्णु के रूप में। आप ही शिव की तरह चाहो तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चॉइस आपके ऊपर है। जब भी हम ऐसा सुनते हैं कि ये चॉइस हमारे हाथ में है, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अच्छा, तो ये सारा जगत जो है ये दुख भरा है, ये क्या मेरा है? क्या बीमारियां मैंने खुद प्रकट की हैं? एंड सो ऑन। वो विक्टिम रोल में जाते हैं, जबकि विक्टिम रोल की बात नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस करने की एक फील्ड थी। आपने कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे, उस एक्सपीरियंस को करने के लिए आपने ये फील्ड तैयार की। और अब जब आप इस पावर को जानने लगे कि हम जो कुछ अभी तक कर रहे थे वो अनकॉन्शियसली था, अब हम इसको कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं, तब आप इस जेल की तोड़ने के, जेल के बियॉन्ड के डायमेंशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। धरती पे जो प्रोसेस चल रहे हैं जिसमें कलेक्टिव अवेकनिंग हो रही है, इसको शुरुआत के समय में बहुत कम लोग समझ पाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए जो फ्रंट रनर हैं, जो समझ सकते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा जगत कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू कर दें जो एक ब्रिज का काम बने। एक ब्रिज के रूप में बाकी के लोग, कंप्लीट ह्यूमैनिटी, हमारी आने वाली जनरेशन उस ब्रिज को चल के चेतना के नेक्स्ट स्तर पे जा सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है।
कैसे होगा? मान लो अगर हमें पता लग गया कि ये जगत हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है, अभी तक अनकॉन्शियसली हो रहा था, अब हम कॉन्शियसली प्रकट कर सकते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी में तो हम हैं, और ये फ्रीक्वेंसी काफी दूर है, काफी डिफरेंस है। क्या हम एकदम से कर सकते हैं? आप ऐसा सोचो, मान लो कोई बहुत गरीब है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उसने कभी लग्जरी नहीं देखी। अगर ऐसे किसी इंसान को एकदम से 7 स्टार होटल में ले जाके बैठा दो, तो क्या वो कंफर्टेबल फील करेगा या वो अनकंफर्टेबल फील करेगा? ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है ये जर्नी। यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे अगर हम अचानक ये कर लें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपने कंफर्ट जोन को, जो हमारा मिजरी का अभी तक का जीवन है, इसको स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ से कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करना है। हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। इस रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है, मीडिया के थ्रू, एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, भविष्य वक्ताओं के थ्रू। भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आपके माइंड को प्रोग्राम किया करना जो वो चाहते हैं। रियलिटी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है, इस कॉन्शियसनेस को सिर्फ वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हो। ये जानना, इन सब को हटते हुए, इनके बियॉन्ड जाना। सो अब जो ये जेल है, इस जेल, अगर हमने ये जेल बनाई और जेल की दीवारें हैं, और ये जेल बहुत मिजरेबल है, तो ये जेल का इस कैसे ठीक होगी, कैसे अवेकनिंग होगी? जब हम अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करेंगे। अभी जेल की दीवारें बहुत छोटी जेल है, इसके अंदर दम घुट रहा है, इसके अंदर फैसिलिटीज नहीं है। हमने ये अब तक ऐसा सिर्फ इसलिए रुका रहा ह्यूमन का इवोल्यूशन, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है। हमारे जो डीएनए के अंदर हमारी पावर्स हैं, वो अभी तक अनफोल्ड नहीं हो पाई हैं। इसकी वजह, बिकॉज ऑफ दैट, कॉन्शियसनेस बहुत लिमिटेड फ्लोरिश हो पाई है। इसलिए ये जेल ऐसी है। हमारे शरीर में प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारे शरीर में प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं जो डीएनए को एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे। और जो एक टाइम था, टाइम का फ्लो, एनी हाउ धरती में ये सदियों से चलने वाला एक प्रोसेस है। टाइम का फ्लो अभी तक इस तरह था कि ये बॉडी को डी जनरेट करता था, हर चीज कम होती रहती थी, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग वो हार्मोन्स जो हमें जवान रखते हैं। जो बच्चे के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो कुछ समय के बाद वो हमारे अंदर ग्लैंड डीएक्टिवेट होने लगती हैं, और हम धीरे धीरे कमजोर होकर बूढ़े रखते हैं, क्योंकि टाइम का फ्लो हमें डी जनरेटिंग प्रोसेस में रखता था सदियों से। ये प्रोसेस पिछले कुछ समय में, ये समय भी बहुत बड़ा है, मैं इसको कुछ समय कह सकता हूँ, लेकिन हमारी, क्योंकि सदियों से ये चला आ रहा था टाइम एक फ्लो में। आपकी मान्यताएं कुछ भी हों कि सतयुग बहुत अच्छा था, त्रेता द्वापर कलयुग, नो, हर युग में ये मिजरेबल थी, क्योंकि सतयुग के बाद हम धरती पे डार्कनेस और डार्कनेस ही रह पाई। हुआ ही नहीं कि कलयुग के बाद दोबारा सतयुग आया हो। सिर्फ कलयुग 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 कलयुग, सिर्फ हमारी मान्यताओं में है कि एक कोई समय था जो बहुत अच्छा था। इतने लंबे समय की मिजरी और डार्कनेस के बाद जो ये समय था, जो हमें डी जनरेट लगातार करता रहता था, और हमारी जनरेशन ने डी जनरेशन देखे होंगे, नॉट ओनली इन ह्यूमन, ह्यूमन की बात करें तो इन फर्टिलिटी सेंटर गांव में खुल गए हैं, हिमालय में खुल गए हैं। मुझे अभी हिमालय में ट्रेवल करने का मौका मिला, काफी हाइट पे, बहुत कम जहां पे पॉपुलेशन थी वहां पे फर्टिलिटी सेंटर के बोर्ड लगे। धरती और हम एक ही हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्शन है। हमारी इनफर्टिलिटी, धरती माता की भी इनफर्टिलिटी है, वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। मेरी जनरेशन के जो लोग भी यहाँ पे आज सुन रहे हैं, वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि फ्रूट और सब्जियों का टेस्ट बदल गया। सारे लोग कंफर्म कर सकते हैं, इनवेरिएबली मेरी एज के, जिनको भी, जिनको खाने पीने का शौक है और जिनकी जीभ बहुत टेस्ट को महसूस कर सकती है। क्यों?
क्योंकि डीजनरेटिंग प्रोसेस समय डीजनरेट होता जा रहा था। लास्ट अभी 2 दिन पहले 15 फरवरी को ये समय रिवर्स होना शुरू हो गया। जो समय हमें डी जनरेट करता था और पिछले 100 सालों का संघर्ष था कि ये डी जनरेशन का प्रोसेस रुक के वापस इसकी डायरेक्शन बदल जाए रीजनरेशन होने के लिए, ये इस 15 फरवरी को हो गया है। इसके रिजल्ट भी फ्रंट रनर को पहले महसूस होंगे, उसके बाद वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रिपल इफेक्ट होगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी इसको महसूस करना शुरू कर पाएगी समय के साथ। तो हम इस ब्यूटीफुल समय में हैं। अब अगर हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करते हुए अपने कॉन्शियसनेस को स्टेप बाय स्टेप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए, जेल की कंफर्ट को छोड़ते हुए, कैसी भी जेल है, हमारा मन उठ गया, हमें ये जेल के नेक्स्ट लेवल के एक्सपीरियंस करने की इच्छा है, यही फ्रंट रनर का काम है। हम इस जेल की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते जाते हुए उस बाउंड्री से मर्ज कर लेंगे जो नेक्स्ट डायमेंशन। सारी डायमेंशन फ्रीक्वेंशियल एनर्जीज हैं, कहीं कुछ जाना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैट्रिक्स अगर हम तोड़ देंगे तो पता नहीं हमें कहाँ जाना होगा। नो, आप एक फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर बंधे हुए हो। ये फ्रीक्वेंसी का बैंड आपने खुद बनाया है, इसके बियॉन्ड देख नहीं सकते, भूल के बनाया है। इसके बियॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको जब हम एक्सटेंड अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करेंगे, ये बैंड कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, बैंड बढ़ते बढ़ते हम इस ओवरलैपिंग जोन में आ जाएंगे, जहां पे दो डायमेंशंस मर्ज हो रही हैं, जहां पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर रही है। हम इस डिजिटल गेम, अगर इसको साइंटिस्ट डिजिटल गेम सिमुलेशन कहते हैं, इस डिजिटल गेम के नेक्स्ट लेवल के गेम को खेलने के लिए रेडी हो गए। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अवर जर्नी। जब हम लोग कोई नॉवेल पढ़ते हैं, आप देखो महर्षि व्यास का महाग्रंथ है, महाकाव्य जो महाभारत है, जब भी कोई पढ़ता है तो उसके सारे कैरेक्टर दिमाग में जीवंत इस कदर हो जाते हैं कि 5,000 साल बाद भी वो रियल लगते हैं, वो हमारे जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। अब इस नॉवेल के हम हम इस नावल को लिख रहे हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस मैट्रिक्स के, इस नावल के जिसके हम मेन कैरेक्टर हैं, इसका लास्ट चैप्टर लिखने के लिए तैयार है। जो भी इस चैप्टर को लिखने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को रेडी मान रहा है, वो इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए अपने आप को रेडी मान सकता है। इस मैट्रिक्स की दीवारों में एक बहुत बड़ी बाधा ह्यूमैनिटी को अंदर है। उसकी जीन्स की प्रोग्रामिंग इस तरह की गई है कि उसे कोई और आके बचाए। उसके हाथ में सिर्फ प्रेयर करना है, अदरवाइज उसके हाथ में वो हेल्पलेस, कोई और आके बचाएगा। अनफॉर्चुनेटली अवेकनिंग के नाम पे जो लोग भी एक्टिव हैं, उसमें से उनके अंदर भी ये भाव बहुत गहरे में है। कुछ लोग ट्रंप के द्वारा बचाने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कोबरा के द्वारा बचाने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं तो उनको गैलेक्टिक फेडरेशन आएंगी, पिलेडियन शिप आएंगे बचाने के लिए। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ये जगत सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण है। जस्ट योर कॉन्शियसनेस इज क्रिएटिंग ऑल द रियलिटी फ्रॉम इनसाइड आउट। अंदर से ये जगत बाहर प्रकट हो रहा है, और जो भी इस सत्य को जान जाएगा वो अपने अंदर की, वो इस नए जगत को इजीली, क्योंकि समय बदल चुका है, नई रियलिटी को आराम से क्रिएट कर सकता है। तो 40 मिनट हो गए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन रेस्ट विद योर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कैसे हम ये मैट्रिक्स और माया से बाहर निकल सकते हैं धीरे धीरे, कैसे हम प्रैक्टिस। जल्दी जल्दी। We are having very less time. People are underestimating the risk of solar flare is there. सोलर फ्लेयर एक इवेंट है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि सोलर एक्टिविटीज बढ़ी हुई हैं, और ये सोलर फ्लेयर हमारे अंदर की डार्कनेस को
या हमारे अंदर जो कुछ भी है उसको सरफेस पे ला रही हैं। अगर हम इसको रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं कर सके तो ये इट मे कन्वर्ट इनटू एंड टाइम मैडनेस। तो जल्दी जल्दी, वी आर नॉट हैविंग मच टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और सर ये मैं पूछ रहा हूँ सभी की तरफ से क्वेश्चन एक, कि मान लीजिए हम लोग देखने लगते हैं मैट्रिक्स को, हम देख पा रहे हैं, ये अच्छे से देख पा रहे हैं कि चारों तरफ क्या दिख रहा है, हमारा ही दर्पण दिख रहा है। हमारा जो अंदर से जो भी हमने सीखा है, कंडीशनिंग है, बिलीफ्स हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, हमें वही सब दिख रहा है। रंग रूप आकार चारों तरफ हम ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये क्लियरली दिखने लगा, अब हमें लगने लगा कि ये जेल है। समझ में आ गया कि हम जेल में बंद हैं और यहाँ बेचैनी भी हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये है सर कि इसको जैसे आपने बताया अपने हिसाब से कि इसको अब नजदीक आ गया समय, हम उसको तोड़ेंगे, तो हम कब तोड़ कैसे तोड़ पाएंगे? थोड़ा उसको और थोड़ा क्लियर कीजिए कि हम उसको कैसे तोड़ेंगे देखने के बाद। आपने बहुत अच्छा समझा। सब कुछ भी आपको लगा कि रंग रूप आकृति सब कुछ मेरे द्वारा क्रिएट हो रही है, फिर भी हमारा जो पात्र है ये पूरा पात्र ही तोड़ना है। जो अभी तक है ये कंप्लीट, हम समझते हैं कि हमने काफी कुछ समझ लिया, लेकिन ये कंप्लीट ब्रेक होके नेक्स्ट लेवल पे लाना है। और ये जित एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, और एक दिन इतना एक्सपेंशन होगा कि जो हमारी चेतना है ये ब्रेक हो जाएगी, जो अब तक की है कंप्लीट वो डिफरेंट है। तो बस इस डायरेक्शन में हम सब हैं। आपने बहुत अच्छा समझा है और बहुत अच्छी जर्नी है। क्या इसको इस तरह से समझ सकते हैं सर कि हम मान लीजिए फ्रिक्वेंसी बढ़ते बढ़ते, ठीक है, एक बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग, फिर ये जो वर्क है, ये वाला दिमाग, तर्क वाला माइंड जो है ये काम नहीं करता है उस समय, और उस समय हम, तो क्या होता है, लोग जैसे बोलते हैं समाधि की स्टेट में रहते हैं। तो क्या वो स्टेट है तो वो कितने समय तक रहनी चाहिए? इस तरह से कुछ पैमाना हो सकता है क्या? मेरी कल बड़ी अच्छा डिस्कशन हो रहा था अपने फ्रेंड से, तो कि वो बड़ा उसने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि तुम पहले साधना ज्यादा कर पाते होगे और जब से तुम पब्लिक में आने लगे तो तुम्हें समय कम मिलता होगा। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि फिर जो ऊर्जा जो तुमने मेडिटेशन से इकट्ठा की थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक दिन बंद हो जाएगी, तो तुम्हें तुम्हें क्या तुम्हें इस बात का डर लगता है? दिस वॉज ए वेरी वैलिड क्वेश्चन। उस क्वेश्चन ने मुझे भी थोड़ा सोचने, मैंने सोचा कि मैं इसको किस तरह बता पाऊं। अनेक तरीके हैं एनर्जीज को पाने के, ट्रिगर्स। आप सोचो, हिमालय में कोई पर्सन है और वो 24 आवर समाधि में है, क्या उसकी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होगा या कॉन्शियसनेस वही रहेगी, वो सिर्फ एक समाधि की स्टेट का अनुभव करता रहे? वी नीड एन एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज द प्रोसेस। जो हम इस प्रोसेस में अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करके अननोन टेरिटरी में कॉन्शियसनेस को देखने की क्षमता विकसित करनी है। इसके बियॉन्ड हर कदम, इसके बियॉन्ड बियॉन्ड जाना है, ये हमारा मेन टास्क है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि कितनी देर रहना चाहिए, जो मेरी समाधि की स्टेट होती है उसमें कितनी देर रहना चाहिए? Oneness is a very beautiful state. In that state, automatically you are into the field. जो वननेस की स्टेट है, अगर आप कंप्लीटली उस स्टेट में हो तो आप उस फील्ड में हैं। उस फील्ड में है तो वो आपकी बॉडी को अपग्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा देर नहीं होती, थोड़ी देर भी होती है तो काफी। सर, और दूसरा एक सवाल ये मनी बेस्ड है, जो कि सबकी मेन, हमारी जो मैट्रिक्स का जो कंस्टिट्यूट है, मुझे लगता है मनी बहुत बड़ा पिलर है उसका, क्योंकि लोग लगे हैं उसी में, उसी चक्र में लगे हैं, कमाना खाना कमाना खाना। तो कुछ लगता भी है उन्हें कुछ गलत है, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि उनको जिम्मेदारी लगती है कि ये कमाना ज्यादा जरूरी है पहले, सब चीज छोड़ो। तो मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हो भी जाते हैं, उनका कॉन्शियसनेस हो जाता है आगे, तो हम बात करते हैं कि रिपल इफेक्ट होगा फिर। तो उसके बाद ये जो मनी का जो मैट्रिक्स है, उसकी जो दीवार है वो टूटना इंपॉर्टेंट है। तो वो किस तरह से टूट सकती है, कैसे, उसके बारे में थोड़ा और। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी एस्पेक्ट है, क्योंकि हम सर्वाइवल मोड में हैं। हमने कहा कि एनिमल और ह्यूमन, एनिमल संग्रह नहीं करता और ह्यूमन जो उससे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो संग्रह करता है, क्योंकि उसके अंदर फियर है। और ये डायमेंशन फियर के बाद भी है। इसमें रिपल इफेक्ट इस तरह क्रिएट होगा कि अभी तक की चेतना में जो सदियों से थी, इतनी पुरानी थी कि आप सोच नहीं सकते, ये हमेशा डार्कनेस का था युग, पावर डोमिनेंस थी।
इतनी पावर डोमिनेंस थी कि कोई भी अपना घोड़ा छोड़ देगा और वो उस घोड़ा जहां से निकलेगा वो राज्य उसका हो जाएगा, नहीं तो युद्ध करो। पावर हमेशा थी, शक्ति हमेशा इस तरह यूज होती थी। उसमें मनी से पावर आती थी, चाहे डायमंड हो किसी के पास, या गौधन हो, या रतन धन हो। अब ये पहली बार न्यूट्रल होगी। अभी तक जब एंटी सोर्स डोमिनेंस जगत था, तो मनी जिनके पास थी उनको हमने निगेटिव मान लिया कि ये साधु लोग हैं, ये अच्छे हैं, इनके पास मनी ज्यादा नहीं होती, ये लोग संग्रह करके रखते हैं, ये डार्क हैं, इसलिए मनी को हमने खराब मान लिया। मनी खराब नहीं है, मनी तो न्यूट्रल है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट लेवल पे जल्दी हमारी कॉन्शियसनेस को समझने लगेगी कि धरती पे अबेंडेंस आ रही, तो हम संग्रह करना छोड़ देंगे। अभी सो कॉल्ड हम भी अभी अपनी एफडी नहीं तोड़वा रहे, हम देख रहे हैं कि अभी हाँ हमें लग तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि अभी भी हम इस फ्रिक्वेंसी को टच नहीं कर पाए। जब इस फ्रिक्वेंसी को हम टच कर पाएंगे, तब हम अपने संग्रह को छोड़ देंगे। इस समय मैनिफेस्टेशन आप जानते हो किस तरह हो रहे हैं। अगर आपकी हर चीज मैनिफेस्ट हो रही है तो मनी की जरूरत क्यों है, राइट? जब ये लेकिन ट्रस्ट आ जाएगा, तब आप अपनी सारी मनी को छोड़ देंगे। जब लोग छोड़ना शुरू करेंगे, तो पहली मनी नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगी। सेकंड, आप संग्रह छोड़ दोगे, अनलिमिटेड मनी मार्केट में आ जाएगी, फिर किसी को कोई इसको संग्रह नहीं करेगा। देन हमारी यूनिकनेस प्रकट होगी। अभी हमारा पूरा, हम जॉब भी करते हैं तो पैसे के लिए, जब पैसे की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा अफेक्ट होगा। और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, हम पहले जब एंटी सोर्स का डोमिनेंस था, हम बड़ा खुश होते थे कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्रैश हो जाएगा। फाइनेंशियल क्रैश होगा, अमीर का भी खत्म हो जाएगा, गरीब का भी खत्म हो जाएगा, सब एट पार हो जाएंगे। लेकिन वो भी अब नहीं होगा, अब स्मूथ होगा। वो भी होता तो ह्यूमैनिटी उसको, उस झटके को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत सारे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में लाइफ सेविंग ड्रग, उनको दवाइयां चाहिए। एक साथ ऐसा हो जाता तो नहीं हो पाता, स्मूथली होगा, जल्दी होगा, हम करेंगे। सबके दिमाग में रहेगा ये क्वेश्चन, तो मैंने पूछ लिया। सर, जैसे एक निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग होती है और भी मास्टर्स की टीचिंग है कि सब कुछ मैं हूँ। हम भी समझ रहे हैं इस चीज को, अभी जैसे समझ में आने लगा कुछ हद तक कि जो मैं हूँ, और ये क्रिएटर भी मैं हूँ, क्रिएशन भी मैं हूँ। क्रिएशन भी मैं हूँ, और बीच का जो गैप है वो भी मैं हूँ। मतलब सामने जो Yes. दिख रहा है दृश्य वो भी मैं हूँ, और बीच का जो गैप है वो भी मैं हूँ। क्योंकि दूसरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। वो होगा सच, वो हमें नहीं दिखाई देगा अभी। तो सर, प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि 3D में हमें ये दिख रहा है कि ये सब मैं हूँ, जैसे निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। और 4D में जो ट्रैप है हमारा, जो ट्रैप बताया आपने, उसमें जो हमारे पूर्वज दिखने वाले हैं जो, तो वो भी जो ट्रैप है, तो क्या वहां तक हमारी रेंज है? क्या वो भी हमारा ही क्रिएशन है क्या? मतलब थोड़ा सा इवन वो, और उसके बाद का भी, ये इतना पावरफुल आप सब हो कि आप सोचो कि आपने कितना बड़ा महान क्रिएशन है, और सब आपका। ये जानने के बाद विनम्रता प्रकट होती है। ये जानने के बाद किसी से आप शत्रुता निभा ही नहीं सकते। सारे ट्रिगर हैं, सारा जगत आपका दर्पण है, और आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। और मल्टी, हमने बचपन से सुना कि ईश्वर एक था, उसको अनेक अनुभव करने थे, वो अनेक में विभक्त हो गया। अब आपको समझ में आया कि कौन अनेक में विभक्त हुआ। यस यस। एक, आप अनेकों में विभक्त होकर मल्टीपल एक्सपीरियंस कर रहे हो इस ब्यूटी के साथ। विराट रूप, जो विराट रूप बताया कृष्ण भगवान का, वो वो यही जिसको है। अनुभव हो गया, वो अर्जुन बन गया। वो मैट्रिक्स के पार जाने के तैयार है। अब आप नाउ यू अंडरस्टैंड कि जर्नी कठिन भी है, आसान भी है, लंबी भी है, छोटी भी है। अर्जुन को विराट रूप देखने के बाद भी उसको भगवान को बताना पड़ा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो। अगर मैं यहां पे कह दूं सारे धर्मों को छोड़ दो, अभी यहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म से अटैचमेंट है। धर्म से इस हद तक अटैचमेंट है कि उनको ये बताया गया है कि धर्म उनको बचाएगा। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, और ये वही समझ पाएगा जो विराट रूप को समझ पाएगा। अदरवाइज जितना मर्जी समझाने की कोशिश करो, इट्स यूजलेस। वो कॉन्शियसनेस है जो समझती है। और तब अर्जुन कहेगा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह खत्म हो गया, मेरी मेमोरी वापस आ गई। मेमोरी कौन सी? जो आप हो, आपकी मेमोरी वापस आ गई। जिसको भी मेमोरी वापस आ गई, उसको इस घर में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो दैट इज द जर्नी, मोस्ट थैंक यू, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। कितने अच्छे से समझा दिया। बहुत ही कठिन प्रश्न है मास्टर्स, इनको आप सुनेंगे, दोबारा से समझेंगे और अपने प्रश्न पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
हाँ, मुझे ये सवाल है कि मैं समझ रही हूँ कि ये मैट्रिक्स है, पर जो अंदर से की जो डर है और जो भी हमारे विकार हैं जो अभी तो सरफेस पे आ रहे हैं, तो हम उसे कैसे समझे, या उसे कैसे अवॉइड करें या उसे डिस्ट्रॉय करें, वो नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरा यस। बच्चा है तो उसकी फ्यूचर की जो टेंशन है वो मैं कम नहीं कर पा रही हूँ। सो हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग एट दिस टाइम? या जो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आने वाले समय में जो फियर हैं ये और भी डेंजरस होने वाले हैं। हमारे अंदर जी। जो कुछ भी था, जो एनर्जी का एक पोटेंशियल था, ये सोलर एक्टिविटीज उसको बढ़ा रही हैं। हमारी लाइट को एब्जॉर्व करने की क्षमता सोलर बढ़ा रही है। इसका एक सीधा सीधा मतलब है कि जो कुछ भी हमारे अंदर है वो सरफेस पे आके रिलीज हो रहा है। या तो हम हैंडल कर पाएंगे, अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हम पागलपन में जाएंगे। तो इसको समझना, और समझना क्या कि ये खेल है, सपना है। ये सपना से जागने में हेल्प करता है। और जो एस्पेक्ट है, डर तो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम पूरे 2 घंटे भी उस पर बात करें तो भी उसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि उसको डीप में समझना कि डर क्या है। डर सिर्फ अनजानता है। और जो लोग भी डरते हैं अगर वो देखेंगे तो उनके डर बेसलेस, जिस बात से वो डरते थे 70-80% घटनाएं वो जीवन में कभी होती ही नहीं। एक अनिश्चितता का डर रहता है, फ्यूचर का डर रहता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हेल्प करती नमस्कार सर। है। सर मेरी क्वेरी ये है कि मैंने आज से लगभग मतलब 5 या 7 साल पहले मैंने अष्टांग योग की साधना की थी सर। तो वो मैंने घर में ही की थी, और लगभग महीने भर के समय में मतलब मैंने जो एनर्जीज होती है अपनी, जो चक्रास होते हैं, मैंने उनको जागृत भी किया। और वो स्वयं को फील होते हैं, एनर्जी फील होती है, सब कुछ। अब मैंने लास्ट स्टेज ये थी कि आंख बंद करके एनर्जी का फ्लो इतना हैवी हो जाता है कि मतलब वो आप आंख बंद करके बैठ गए, क्योंकि बोलना किसी से कुछ क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाता, तो बिल्कुल एकदम शांत रह जाए, समाधि वाली जो स्टेज जिसको आप अभी बता रहे थे। तो अब वो एनर्जी का फ्लो इतना आता है कि फिर उसके बाद अपने आप आंख बंद हुई तो एकदम से कुछ दिखने लगा अपने आप ही। तो वहां पर मैं डर के फिर मैंने कहा अभी नहीं करना है। और घर वाले ऐसे हो गए थे कि मतलब ये समझ लो कि वो देखे कि ये पागल हो गया है। क्योंकि वो रहती की कंडीशन ऐसी है कि मतलब मैं पद्मासन लगा के बैठता था, और 8-8 10-10 घंटे कंटिन्यूअसली मतलब मैं बैठ जाता था, उसमें बैठा रहता था। तो वो धीरे धीरे क्लींजिंग होते होते मूलाधार भी जागृत हुआ, सिद्धियां भी आती है कि हाथ से रेज आती है, किसी भी बीमार को आप ऐसे ही ठीक कर सकते हो। लोगों के मन में क्या चल रहा है थॉट्स, वो आपको रिसीव होंगे बिल्कुल। और कोई भी अगर दुखी कष्ट में है, जैसे कि मान लो कोई हमारे आसपास गायों के बाड़े हैं, तो कोई एक गाय प्रेग्नेंट थी, वो उसका मतलब वाइब्रेशंस आती है। तो मैं गया, मैंने पूछा उसके मालिक, तो वो हाँ ये प्रेग्नेंट है, इसको बच्चा होने वाला है। मैंने कहा ठीक है। घर के बाहर आया तो भी जैसे गाय थी, तो उसका मुझे ऐसा लगा कि ये भी कष्ट में है। उसका जैसे हाथ यूं किया तो मतलब रेज निकलती है उस टाइम पे, बिल्कुल कॉमन है, मतलब ये जो नहीं करते हैं उस स्टेज में नहीं है उनको नहीं पता। तो उसका पेट पर जैसे हाथ लगा, गुब्बारे में से हवा निकलती वैसे हवा निकली, और उसने गोबर किया। तो मैंने, वो भी हमारे मोहल्ले गए थे, मैंने उसके घर पे जाके पूछा, तो उसने बोला कि हाँ ये 2 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, अब स्वस्थ है, अब खा रही है। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें आ गई, सब कुछ आ गया। लास्ट वाली जो स्टेज थी, आप ये कह रहे हो कि मतलब जो एनर्जी होती है वो अगर हम घर में रहकर करें सर, तो वो एनर्जी ऐसी रहती है, इतनी हाई ऊर्जा होती है वो, कि वो घर के अंदर तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि घर वालों का सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा उस एनर्जी के प्रभाव से सर। ये इससे सारी मानवता गुजर रही है इस फेज से। क्यों? हाँ। क्योंकि टाइम लाइन स्प्लिट हो रही है। कुछ हाँ। लोग तेजी से कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना भूल गया, अच्छा हुआ कि आपकी बात से मुझे मौका मिल गया कहने का। ह्यूमैनिटी पिछले 4-5 सालों से इस फेज में है, वो अभी तक यूं ग्रो कर रही थी। अब ये वर्टिकल होने वाली है। अब आप सोचो कि क्या क्वांटम होगा। अभी तक तो यूं था तो भी फैमिली के साथ मैनेज करना कठिन था, अब ये वर्टिकल होने वाला है। वी विल गो वर्टिकली, फ्रंट रनर्स और दोज हु आर रेडी। अब हाँ। मैंने जो बात कही थी इससे पहले वननेस की, पूरी तरह के मैं, आपने उसको मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि आप महसूस करते हो कि गाय को दर्द हाँ। है। दिस इज द वननेस। वो हाँ। बोल भी नहीं पा रही, भाषा भी आपकी नहीं जानती, लेकिन आपको महसूस हो जाता है दर्द है। इस केस हाँ। में क्या किसी को आप हार्म कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ। ह्यूमैनिटी को मोरालिटी सिखाई गई है, वेजिटेरियन बनो, ये ना खाओ वो ना खाओ। जब वो वो वननेस आएगी, ओनली देन दे विल डू।
तो हाँ आप स्टेज में आ रहे हो। हम सबके अंदर जैसे अभी डार्कनेस प्रकट हो रही है, ऐसे ही शक्तियां भी प्रकट हो। इन शक्तियों को हाँ। वही हैंडल कर पाएगा जो इसको समझ पा रहा है। तो जस्ट मेक इट हार्मोनिक विद योर फैमिली, यू आर कॉन्शियस। तो आप थोड़ा सा इसको हार्मोनिक बनाते हुए आराम से कर सकते हो। ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन और है सर कि अब जैसे अब ऑफिस भी जाना होता है, तो मेरा ऑफिस ऐसा है कि सैमसंग मोबाइल का जैसे सर्विस सेंटर होता है तो वो है, उसमें कस्टमर से मतलब है ना तर्क वितर्क भी होते हैं, तो ऐसी डीलिंग भी होती है, मतलब वो गुस्से में आते हैं तो चलो उनको हम हैंडल कर लेते हैं। पर जो अपनी फिजिकली बॉडी की जो एनर्जी है वो अपने को उधर लगानी पड़ती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर की जो एनर्जी है वो कम होती है, क्योंकि अपनी सोच विचार की क्षमता यहाँ से कंट्रोल है तो शरीर को भूख कम लगती है, तो शरीर की एनर्जी जाती है और उधर वो सुख होती है। तो ये जो दो चीजें, ये दोनों विपरीत हो जाते हैं काम। कि इस मैट्रिक्स का नेचर है, मैट्रिक्स क्यों नहीं टूट पाई? क्योंकि मैट्रिक्स आपको पेंडुलम में रखती है। अब हाँ आप बोलो कस्टमर चला भी गया, लेकिन उस पेंडुलम में वो अपनी एनर्जी को सक करके ले गया। हाँ। हम अभी तक जब डार्क डोमिनेटेड जगत था, हमारी एनर्जी उनका भोजन थी। दे वर हैविंग द सिस्टम्स कि हमारी एनर्जी को सक करते थे और वो किसी तरह हम्म। उसको दुरुपयोग करते थे। अब डार्कनेस हट गई, आने वाले समय में आसान हो जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है। हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में इसुमी जी के साथ हम लोग रिट्रीट करते हैं। उस रिट्रीट में एक फील्ड क्रिएट होती है, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के टूल हैं जिसमें हम अपने बॉडी के चारों ओर प्रोटेक्शन लगाते हैं। हम्म। बहुत प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक सोलर इवेंट होने वाला है, हम में से हम्म। कोई भी आज यहाँ पे गारंटी से नहीं बता सकता कि कैसे होगा। ये सब फेक न्यूज है मार्केट में। जैसे कहते हैं जापान के, पूरे जापान का मीडिया कहता है कि 5 जुलाई 2025 को इवेंट होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है और इसका आउटकम भी अनप्रिडिक्टेबल है। इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। जब आप एनर्जीज को फील करते हो तो आप जानते हो कि एनर्जीज डायनामिक है, कुछ भी फिक्स नहीं है। एनर्जीज हम्म। क्रिएट करती है। तो इस डायनामिक प्रोसेस में अगर ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस एनर्जीज को धारण करने के लिए नहीं हुआ जो आपके परिवार वाले नहीं कर पा रहे, गॉट हम्म। इट? आपकी हम्म। एनर्जी आपके परिवार वालों की एनर्जी से मिसमैच हो रही है, सो देयर इज सम कंफ्लिक्ट। अब हम्म। ब्रह्मांड की एक एनर्जी अगर धरती पे आए तो धरती के 8 खरब लोग उसको डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। और अगर वो हम्म। नहीं हैंडल कर पाए तो धरती पे जो कुछ भी होगा वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो हम उस जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं फील्ड, उस फील्ड के अंदर हम प्रोटेक्टेड हैं। तो दीज काइंड हम्म। ऑफ टूल्स हम लोग रिट्रीट में प्रैक्टिस करते हैं। अगर कभी भी हम्म। मौका मिले तो आप 5 डेज की हमारी रिट्रीट में आ सकते हैं। इन टाइम यू विल लर्न सो मेनी टूल्स एंड आल्सो टू चैनल दिस एनर्जी, and then you will be such a beautiful asset for humanity so that you could create a smooth transit. जी सर। मैं एक चीज और ये चीज क्लियर हो गई अब। एक चीज और थी सर कि है ना, क्या मतलब उस स्टेज से मुझे नॉर्मल स्टेज में आने में मुझे लगा था लगभग महीने से 1.5 महीना लगा था मुझे, उस स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आने में, क्योंकि वो एनर्जी बहुत हाई थी। तो मतलब सारी चीजें समझ में आ गई, मतलब कोई क्वेश्चन बाकी ही नहीं रहा, लाइफ का पिछला भी क्या था, क्यों था, और कहाँ कहाँ किसने मुझे क्या करने से रोका, वो सारा सब कुछ समझ में आ गया। मतलब कुछ था ही नहीं कि मतलब जो नहीं समझ में आया, यहाँ तक कि मतलब इंटरनल भी ये आदमी वहां जाके संतुष्ट हो जाता है कि मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, कि मतलब फिर उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो वो स्टेज तक भी जा करके, और फिर घर वाले जो थे वो बोलने लगे, अब वो एनर्जी का शील्ड और ऐसा क्रिएट हो गया कि उनकी शब्द मेरे तक पहुंच ही नहीं रहे। अब अपन Yes. अपन कहते हैं माया, तो वो माया को मैंने उसी रूप में ऐसा फील किया, चिड़िया केवल मुंह हिला रही है, वास्तव में उसकी कोई एनर्जी नहीं आ रही है। तो वो मूलाधार से अपने टकराती है तभी जाके अनुभव होता है, मूलाधार ही अगर आपका हो गया तो वो आती ही नहीं आप तक। तो वो ये देखते हैं मेरी बात तो इस तक पर पहुंच ही नहीं रही है, तो क्या हो गया। अब मम्मी और पापा वगैरह थे तो वो लोग रोने लग गए, उन्होंने देखा Yes. पता नहीं क्या हो गया इसको। तो फिर मैंने कहा चलो अभी इस स्टेज को मैं अभी छोड़ता हूँ, मैं इसको आगे वापस करूंगा, क्योंकि रास्ता देख लिया है तो मैं इसको वापस करूंगा। तो Yes. मैंने जिसने रास्ता उसको देख लिया वो उसको एक बार रास्ता पता लग गया वो पकड़ लेगा। हाँ लेकिन अब हाँ। जो ये आपकी जर्नी है, इस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेज आएगी, दैट इज कॉल्ड 18 चैप्टर, वही अर्जुन की स्टेज है। हम्म। मैटर को आपने तो संभाल लिया कि मैटर को समझ में आ गया। अब जो परिवार है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के हम्म। आंसू, है ना? हम्म। अर्जुन कहेगा कि सामने मेरे गुरु हैं। हम्म। देन अब अगर आपको समझ में आ गया कि रामकृष्ण भी मैं हूँ, चिड़िया भी मैं हूँ, तो हम्म। पेरेंट्स कहाँ? तो हाँ। पेरेंट्स को वो वो भी वो चला गया। और फिर उसके बाद मुझे ये भी समझ में आया कि मतलब मैंने किया था, मैंने इसीलिए किया था, मैंने ये जानने के लिए कि मतलब लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स और सारी चल रही, मैंने कहा लास्ट में जाकर ये करना है, मैंने उसे लास्ट के लिए छोड़ा था, मैंने कहा वो लास्ट में करूंगा मैं अष्टांग योग।
पर फिर किस सिचुएशन ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि मैंने कहा अब इसको मैं कर रहा हूँ, और घर वालों को बोल के बैठा था, मैंने कहा अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। तब फिर जाकर के मैंने वो चीज की। पर मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि मैं खुद भी उस समय मोह में था, तो इस कारण जो है ये चीज बन गई नहीं है तो जो हो है। ही नहीं सकती, हाँ, क्योंकि वरना आप ही हो ही सब नहीं कुछ, सकती थी। आप हाँ। ही सब और कुछ। फिर, हाँ, अब फिर लास्ट में जाकर ये आ गया कि भाई इधर या उधर, तो फिर मैंने कहा भाई उसका कुछ बचता ही नहीं है, तो मैंने कहा शरीर से अगर इनको सुख मिलता तो मैंने कहा ठीक है यहीं पे स्टेबल होना भी। पर अब क्या होता है कि अब काम उधर करता है पर मन उधर लगा हुआ रहता है। यही यही है, असली यही स्टेज है, स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। वंस यू रीच दिस स्टेज, देन यू आर फ्री, देन यू आर डूइंग अब ऑल ऑफ योर। बिल्कुल सर, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि मैं उस स्टेज जब आया था नॉर्मल में, तो मुझे ये ध्यान था कि आपको नींद आती ही नहीं है सर। नींद को मतलब चली ही जाती है, वो एनर्जी का फ्लो इतना रहता है कि नींद की जरूरत ही नहीं होती उस आदमी को। जैसे कहते हैं कि लक्ष्मण जी और अर्जुन को नींद ही नहीं आती, जिन्होंने गुड़ाकेश अर्जुन का नाम पढ़ा, और लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नींद ही नहीं ली जब वनवास में थे। तो वही स्टेज वो भी फील हुई। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं भी रात के समय ध्यान करता हूँ, दिन में ऑफिस जाता हूँ, तो अगर मैं रात को ध्यान करता हूँ तो क्या बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, अगर आपकी बॉडी पे असर पड़ना होता तो आप थकान महसूस करते हैं। अगर आप थकान महसूस नहीं कर रहे तो बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार करके देखूं, रात भर ये ध्यान। ये हम बहुत सारे डिफरेंट, हम प्रकट होने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग जमीन में खाना नहीं खाएंगे भविष्य में। हम्म। ये अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं खाते, लेकिन अगर पुरानी मान्यता होती तो यही क्वेश्चन आएगा, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? यस, हाँ, अगर आप उस तो स्टेज में उसको नहीं हो उसको पढ़ तो सकता था। पड़ेगा, हाँ। लेकिन किसी हाँ। को नहीं पड़ेगा। नींद का हाँ। फर्क आपके ऊपर पड़ेगा, किसी को पड़ेगा, किसी सबके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो अगर नहीं आप उस पड़ेगा। स्टेज में हैं तो नहीं पड़ेगा। बहुत हाँ। लोगों की नींद कम हो गई है, और कुछ लोगों की नींद बढ़ भी गई है, क्योंकि बॉडी में बहुत अग्रेशन हो रहा है। बॉडी इज हम्म। गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। हमारी सेम बॉडी उन हम्म। नई कैपेबिलिटीज के लिए प्रकट हो रही है, रेडी हो रही है। तो कुछ लोगों को उसमें नींद की जरूरत भी पड़े, दोनों परिस्थिति। और उस स्टेज में जाके पता चला कि भूख वास्तव में लगती नहीं है, आप पूरे जीवन भर बिना खाए रह सकते, केवल इच्छा के कारण भूख लगती है आदमी को। और वो सिर्फ आप एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो जाती है आउट ऑफ अर्थ। वहां से एनर्जी का सोर्स कनेक्ट हुआ था, और उसके बाद मतलब भूख भी नहीं लगती आदमी को। यस, ये सारी डिपेंडेंसी बेस्ड मैट्रिक्स है, फेक है, असली में हाँ। नहीं लगती। जहां हाँ। से हम आए वहां पे हाँ। भूख नहीं है, वहां पे हाँ। कमी नहीं है, लेकिन हम हाँ। भूल गए। भूल के हम एक्सपीरियंस करें भूख क्या होती हाँ। है ना, नहीं। स्वाद क्या होता है। एक्सपीरियंस हाँ। करने के लिए हमने कितना ब्यूटीफुल वर्ड क्रिएट किया, अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन अब हाँ। हम घर वापसी की और चल चुके हैं हमारे कदम। और हाँ। उसमें सिर्फ 1% तो बहुत बड़ा शब्द मैंने कह दिया, 0. मे बी 0.01% लोग, दीज आर द फ्रंट रनर। एंड यू, with your consciousness, we have to spread this information into the field, so हम्म। that the people who are having fear of भूख से मरने का डर, वो डर उनके अंदर से निकल जाए। ये खत्म काम हो है जाता हमारा। है। और जैसे हाँ। ही ये काम हम करेंगे भी, सबको डर खत्म हो जाएगा। हाँ। थैंक यू वेरी मच ओके, अंकित जी, बात का थैंक यू लगा सो आपसे मच सर। मिलके। एंड आई होप टू मीट यू सम टाइम फिजिकली। बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू अंकित जी। सर आपकी रिट्रीट नेक्स्ट कब है, अगर किसी को करना हो तो? हमारी इसुमी जी के अभी इंडिया में आई हुई हैं, उनकी लास्ट रिट्रीट 12 मार्च से 16 मार्च तक बेंगलोर में है। और मैं कभी आज तक मैंने अपनी रिट्रीट के बारे में कभी किसी के चैनल में नहीं बोला, मैं आपकी बार कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। इसके बाद 8-9 महीने बाद दोबारा ये मौका आएगा, और हम जिस वर्टिकुलर ग्रोथ में आ चुके हैं, ये समय मिस नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी भी तरीके से अच्छा, प्रायोरिटीज। तो उसकी जी, उसकी डिटेल वगैरह कहाँ पे मिलेगा? उसकी डिटेल मैं आयुष जी के थ्रू आपके चैनल में भिजवा दूंगा। अगर आप शेयर कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो उन लोगों को ओके। हेल्प मिलेगी। इट्स ए ओके। वंडरफुल श्योर। प्लेस, बेंगलोर में स्कूल ऑफ एंशियंट विजडम है, बहुत पीसफुल प्लेस है। वहां पे ये रिट्रीट है। 5 डेज हम लोग एक साथ एक फील्ड में रहेंगे, और उस फील्ड के जो एक्सपीरियंसेस सिर्फ वही बता सकते हैं। जैसे अंकित जी का ये एक्सपीरियंस शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो उनका एक्सपीरियंस है। हम फील्ड में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस इस तरह करते हैं, और जब वापस आते हैं तो लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म होती है रेडी लोगों के लिए। और अब हम इस फेस में हैं, तो मैं आपको वो भेज दूंगा, थैंक यू आयुष जी सर, को भेज दूंगा, थैंक तो यू। आपके पास आ जाएगा। श्योर श्योर, थैंक यू। आशा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। आवाज आ रही है? यस।
नमस्ते प्रवीण सर। नमस्ते जी। आ, सर जैसे आपने अभी अभी बोला कि दीवार के अंदर झरोखे हो गए हैं और उधर का जगत हमें नजर आने लगा है। तो पिछले 1-2 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि एक झरोखा सा नजर आता है, लेकिन उसके जब उस तरफ मैं देखती हूँ कि क्रिस्टल टाइप का कुछ बहुत ही क्लीन और बहुत ही सुंदर कुछ नजर आता है। ये तो ये क्या वही है? ये झरोखों के पहाड़ की जो दुनिया है बहुत अच्छी है, छोटे छोटे छेदों से। और हाँ वैसे भी जो जी। क्रिस्टल की बात है, हमारी बॉडी भी जो कार्बन बेस्ड है ये क्रिस्टल बेस्ड कन्वर्ट हो रही है। कई लोगों के ओके। इस तरह के, मेरा ये एक्सपीरियंस में नहीं है, मुझे कभी क्रिस्टल जैसा जगत नहीं दिखाई दिया। लेकिन कई लोगों को जो स्पिरिचुअलिटी में अच्छी जर्नी है वो बताते हैं कि वो क्रिस्टल के जगत को देखते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मोस्टली मुझे ये सब नजर आने लगा है अब। आपको याद होगा सुमी जी के साथ आशा जी, हम बहुत समय रिट्रीट में हम लोग की कॉस्मिक वैली में पहली बार हुई थी और हम लोग अनेक बार मिले हैं। जब जी। वो एक मेडिटेशन कराती हैं, जब वो कोर ऑफ अर्थ के कोर में जाती हैं तो वहां पे लिक्विड क्रिस्टल है। उन्होंने वो लिक्विड क्रिस्टल में कई बार जाके देखा है, हम उसके अंदर नहीं जा पाते लेकिन उस इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को उठा सकते हैं। तो दिस हम्म। और दूसरा सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बीमारियां जो है वो चली जाती हैं, ये बिल्कुल 100% है। मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर जरा सी भी कहीं दर्द है या कुछ है, तो मैं जैसे उसको कहती हूँ ना कि प्लीज आप यहाँ से जाइए, आपका कोई यहाँ काम नहीं है, और वो सेकेंड्स के अंदर चली जाती है यस। हम बीमारी। अभी देखो, ये आशा जी ने कहा कि वो सेकंड्स के अंदर चली जाए। हम स्पॉन्टेनियस हीलिंग के कगार पे खड़ी है ह्यूमैनिटी। हम एक ऐसे जगत में जा रहे हैं जहां पे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हीलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी नहीं है। अभी तक हम थर्ड डायमेंशन की चेतना छोटी छोटी एक ऐसा टूल मिल जाए कि हम बीमारी को ठीक कर सकें। हम एक जगत क्रिएट कर रहे हैं जहां पे बीमारी जैसी चीज नहीं। तो अभी हो सकता है कि आपकी कॉन्शियसनेस कहती हो कि थोड़ा सा मैंने दर्द ठीक कर लिया, लेकिन बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। आने वाले समय में यही कॉन्फिडेंट एक कदम, जैसे मैंने कहा, गरीब आदमी को 7 स्टार होटल में बिठा दो तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन उसका कंफर्ट लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब आपका कंफर्ट लेवल दर्द, दिस बीमारी एंड अल्टीमेटली कोई बीमारी नहीं, स्पॉन्टेनियस हीलिंग किसी के लिए भी, अपने लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि वरनेस है। जी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है हमारे दिमाग के अंदर कि ये बीमारियां हैं, लेकिन अब वो बीमारियों का जो कॉन्सेप्ट है वही दिमाग से निकाल दिया कि है ही नहीं बीमारी कुछ भी। यस, यही यही शिफ्ट है, यही अवेकनिंग है। एक सोता हुआ पर्सन अपने सपने में जीवन को इस तरह देखता था कि हम पैदा होते हैं, सारे के सारे लोग, महात्मा बुद्ध ने बताया है कि 3 कष्ट हैं, पैदा होना, बीमारी होना, बूढ़ा होना और मरना। तो अब हमने सबने सोचा कि महात्मा बुद्ध ने बताया तो ऐसे ही होता होगा, लेकिन इसके बियॉन्ड की भी चेतना है, वो अब प्रकट होगी। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर। सर मैं विक्रांत सूर्या। तो जैसा सर अंकित जी ने कहा, मैं भी इसी स्टेज से सर निकला था यहाँ से। लेकिन खुद जो बॉडी एक्सपीरियंस सर मेरे हुए थे, मेरे अंदर चक्र जैसे घूमती ना, छोटी मोटरें सर ऐसे घूमती थी ये, छोटी मोट। और जो मेरा डिस्चार्जिंग पॉइंट था, जैसे होता है मेल का, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर से डिस्चार्जिंग होता था, जैसे वाइफ के साथ अल्टीमेट होते टाइम। तो ये चीजें मेरे साथ हो रही थी। तो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जैसे मैं लोगों से मिलता तो उनके, मुझे पता लग जाता था किस वेव से मिल रहा है या कैसे वो मिल रहे हैं। तो उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम आई कि वो दूर हो गए सारे रिश्तेदार, क्योंकि मुझे पहले ही मैं उनको बोल देता था कि आपके अंदर से ये वाली चीजें लेके आ रहे हो। तो थोड़ा रिश्तेदारों से मैं कटना शुरू हुआ धीरे धीरे। थोड़ा ससुराल वालों से भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे चीजें दिखने लग गई। तो सर मैं मतलब मेरी क्वेश्चन है सर दो, कि मैं चाहना ये चीज़ आप थोड़ा सा बताइए कि सर जैसे ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तो जैसे न्यू न्यू है बंदा ध्यान में जाए, तो वो कैसे स्टार्ट करे, मतलब लोगों के लिए कि 3 स्टेज में सर बताएं कि कैसे कैसे ये स्टार्ट करना है। और दूसरा सर ये है कि जैसे पहले मुझे गाइड करने का परमिशन नहीं मिली थी। जैसे सर उस अवस्था में होते हम समाधि वाली, तो ये हम हमें ज्ञान देना शुरू कर देते ना सतगुरु जी। जब हम नींद की अवस्था में हमारी जागृति हो जाती है, चेतना जागृत हो जाती है, तो अब ये ज्ञान देने इन्होंने मुझे सारा कुछ बताना शुरू कर दिया। मतलब जैसे किसी की बात करूं, या जैसे विजय सर को देख रहा हूं मैं, मानो अभी इनसे बात हुई, तो मैं सोऊंगा तो इनके बारे में सारा कुछ मुझे पता लग जाएगा। मतलब क्योंकि इन्होंने मेरे माइंड में जगह बनाई थोड़ी सी, और मैं सोया तो सारा कुछ इनके में जो भी होगा इनके जन्म तक। इन्होंने माइंड वगैरह में कोई जगह नहीं बनाई, हम हाँ सब जी।
हैं, हम एक ही हैं, एक ही फील्ड से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। जिस जब भी किसी की एक्सेस हो जाए, विजय जी ने अगर नहर ना भी बनाई हो तो आप अफ्रीका के किसी आदमी की जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। धरती पे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है वो ली जा सकती है। तो हाँ, नहीं आपके जैसे पास किसी से access बात करते हैं है। सर, हम जैसे हम किसी को नहीं जानते लेकिन हम किसी से बात कर रहे हैं या कैसे, फिर ऐसे होना मतलब शुरू हो गया था मेरे साथ। हाँ, यस। तो मुझे सर ये मतलब बताना कि अब जैसे परमिशन ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अंदर वो परमिशन दे रही है, एक पुश कर रहे हैं अंदर से कि लोगों को सत्य का मार्ग दिखाऊं। और जब लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ तो वो ऐसे लगता है कि उनका ज्ञान ज्यादा है, वो बुद्धिमान ज्यादा है, तो फिर मैं दिल नहीं करता कि उनको गाइड करूं कि ना करूं। फिर मैं वापस होता, लेकिन अंदर पुश करती है कि नहीं, इनको सच का मार्ग अब तुम्हें पता लग गया है तो बताओ लोगों को भी। देखो, मैंने स्वामी राम की किताब थी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। उन्होंने कहा था कि एनलाइटेंड बीइंग जब जिस किसी को भी ज्ञान हो जाता है, उसके हाँ पास सिर्फ एक बोझ बचता है। देखो, ज्ञान तो हो गया, अगर ज्ञान आगे ना दिया जा सके तो बेकार है। तो खाली उसका पर्पस ही खत्म हो गया, खाली एक पर्सन तक पहुंचा, उसके आगे वो नहीं जा पाया। तो अगर असली ज्ञान प्राप्त हो गया है तो हर वो कोशिश करता है कि स्प्रेड किया जाए। लेकिन किसको? एलिजिबल पर्सन को। अगर एलिजिबल पर्सन नहीं मिल रहा तो आप कैसे स्प्रेड करोगे? तो पीपल अपने आप आएंगे। इसीलिए गुरु जो है शिष्य को ढूंढता रहता है, योग्य पर्सन मिले और मैं डिलीवर कर सकूं। तो जब आपको योग्य पर्सन मिलेंगे तो आप उनको खुशी के साथ डिलीवर करिए। और जब तक यस यस। रेजिस्टेंस है तब कोई जरूरत नहीं, है ना? तो बॉस एक बहुत बड़ा सर्कल मुझे महसूस होता है, जैसे बहुत बड़ा चक्र एक मेरे आस पास घूम रहा है काफी, ऐसा महसूस होता है मुझे। हाँ, तो अनेक हर एक के एक्सपीरियंस अलग है, अनेक एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वेरी गुड। ठीक। तो बॉस एक थैंक चीज यू। और मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे बच्चा पैदा होता है कि वो ओरे के साथ पैदा होता है बॉस? यस। नॉट इवन बच्चा, अगर पेड़ पौधे भी होते हैं, इनकी पत्तियों का भी और होता है, जानवरों का भी और होता है। एनर्जेटिक फील्ड जो है उसके आसपास रहती है, जब बच्चे बच्चा भी। फर्स्ट टाइम पैदा होता है तो उसको Yes, 1.25 महीने बाहर नहीं निकालते घर से, अंदर रखते, तो उसका ओरा होता है सर पहले से? उसका और होता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू you. सर। थैंक यू। आयुष जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस हेलो। जी। हेलो, हाँ जी। नमस्ते प्रवीण सर, आयुष बोल रहा हूँ। जी, जी सर, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। आपसे रिट्रीट में मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो, आयुष, हरिद्वार से। हरिद्वार से मुलाकात कहाँ पे हुई थी? सर हैडगन बाबा रिट्रीट में। अच्छा अच्छा, यस यस यस। हाँ जी हाँ जी, अगर आपको जी याद हो, मैं जी और मेरी जी वाइफ आए थे। जी जी जी, बिल्कुल याद है। बस सर आपको बस मिलने का मन कर रहा था, मैंने कहा से बात कर लूँ। बट सर जी रिट्रीट करने के बाद काफ़ी हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और आपको और एजी मैम को बहुत बहुत थैंक यू। सर फियर तो काफी कम हुआ है, बट मैं सर सवाल मेरा ये है कि अभी भी ना कभी कभार जैसे मतलब थॉट आ जाते हैं। मतलब मैं कोशिश ही करता हूँ कि ऐसा नहीं है नहीं है, मैं माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश पूरी करता हूँ। बट हाँ, जी आपसे जो मेरी बात हुई थी उससे मेरे काफी कम हो गए हैं पहले से, धीरे जी। धीरे कम होते जा रहे हैं। बट अभी भी जैसे कई बार ना मैं सोता हूँ, आपको मेरी सिचुएशन तो पता ही है, मैंने आपको बताया था। यस बट कभी यस। कभार आ जाती है थॉट्स वगैरह ना, तो बट मैं अपने आप को पॉजिटिव करता हूँ, दोबारा करता हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को काम डाउन करता हूँ और देन मेडिटेशन। एक तो सर मेरा ये सवाल था। और दूसरा मेरा सवाल था सर, हम मेडिटेशन कितनी देर तक कर सकते हैं, मतलब किस कितनी तक आइडली करना चाहिए हमें? देखो, आपके पास जितना समय अलाउ कर सकता है। जैसे कोई भी काम आप 24 आवर्स नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। स्विमिंग किसी को अच्छी लगती है, 24 आवर्स नहीं कर सकता। खाना खाना अच्छा लगता है, 24 आवर्स नहीं कर सकता। बैलेंस जीवन में। लेकिन जितना समय आपकी बॉडी परमिट करती है और जितना समय आपका डे टू डे लाइफ में बैलेंस नहीं बिगड़ता, उतने समय ध्यान करना चाहिए। आपके पास बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक मिली है क्रिया की प्राणायाम की साइकिल बढ़ाते जाएं, महामुद्रा करें। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्रिया प्राणायाम करें कई बार, जितना समय आपको परमिट करें। हाँ जी, थैंक यू सर। फियर के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें, ऐड करना चाहें। उत्तराखंड से गायब हुए तो कितना समय हुआ? 3 हफ्ते भी नहीं हुए। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत डीप था, आपके अंदर गहरे में था। वो सरफेस पे आके रिलीज हो रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही रास्ते पे। हेलो सर, दिस साइड प्रियंका। हेलो प्रियंका जी। सर
सर मेरे को भी क्वेश्चन पूछना था सर। मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं सर। थ्रोट बिल्कुल ठीक नहीं होता, कभी ठीक होता है फिर शुरू हो जाता है। एंड ये थ्रोट पे ऐसा क्या काम कर सकते हैं, लाइक कि कौन सा कोई चक्र ध्यान या कुछ ये आप। बिल्कुल बहुत आसान है। डबल डिस्क मेडिटेशन में थॉट चक्र पे ज्यादा करें, वन। ओ, सेकंड, हमने जो हार्ट को मिडिल में लाए थे, वो इतनी हाँ जी। पावरफुल टेक्निक है। हार्ट को मिडिल में ला के हार्ट में और सीधे थ्रोट में टिक 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 टिक, डॉक्टर। थायराइड की तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सर दिस इज टॉन्सिल्स हो जाते हैं, वो सूजन आ जाती है पता नहीं बिना बात के। यस, तो वो ठीक हो जाएगी क्योंकि वहां पे जो ग्लैंड्स है हो सकता है कि प्रॉपरली काम ना कर रही हो। इसके अलावा अच्छा, थायराइड ग्लैंड के लिए तो हमारे पास ये दो मेथड हैं, और अदरवाइज आप टाइमलाइन में देखें कि टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। गुड, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। सर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लग रहा है मुझे पूछना, शायद चाहिए नहीं चाहिए, अगर सही लगे तो बताना। सर जैसे कि वी आर मैरिड कपल, तो सर जैसे हम लोग की, मैम मेरा क्या, सब लोग जो मैरिड कपल हैं मतलब न्यूली मैरिड, उनकी थोड़ी डिजायर्स रहती है कभी कभार, नॉट मतलब, तो वो सही है स्पिरिचुअल मार्ग में, या फिर हमको उसको छोड़ के सोचना चाहिए कि नहीं ये सही नहीं है, हमको मतलब इंडल्ज नहीं होना चाहिए और हमको सीधे मेडिटेशन में जाना चाहिए, Yes. मतलब इसलिए हमारी मैंने पूछा है कि। यस, मुझे लगता है कि हम लोग एक मैच्योर ग्रुप है यहाँ पे इस समय, इसलिए इसको डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। इसको डिस्कस किया जा सकता है, व्हाई नॉट। ये जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस जेल की दीवारों को सस्टेन रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अपराध बोध बिना बात के डाले हुए हैं, अदरवाइज ये मैट्रिक्स टूट जाती। मैंने बार बार बताया, उसमें सबसे ज्यादा अगर ह्यूमैनिटी किस अपराध बोध में जीती है, अगर आप एक आपको चुनना हो इस पूरी धरती में सबसे ज्यादा अपराध बोध किस बात का है, तो आपको दिखाई देगा कि वो सेक्सुअलिटी है। इसके प्रति मानव की अप्रोच बहुत निम्न है। छोटे छोटे बच्चों को उनकी बॉडी अगर रिक्वायरमेंट है, बॉडी मैच्योर हो गई, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि शादी लेट होगी, तो वो जो कुछ करते हैं तो अपराध बोध में रहते हैं, नहीं करते तो फीलिंग को सप्रेस करते हैं। दोनों केस में इनबैलेंस होता है और ये मैट्रिक्स इस तरह सस्टेन करती है। इसका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। ये एक डिवाइन एस्पेक्ट है। और ये जो प्रेम है, मैंने पहले कहा कि अर्जुन सिर्फ आया चक्रव्यूह को तोड़ पाड़ने के लिए हुआ क्योंकि वो एक साल तक उसने उसका पालन किया, एक मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का कंप्लीट बैलेंस। ये बैलेंस दोनों एक दूसरे को देते हैं। बस ये एक अजीब सा नियम है यहाँ पे जिसकी वजह से ऐसा हो गया, और सारे धर्मों ने एक साथ इसको प्रमोट किया है। तो बिल्कुल चिंता मत करें। कुछ आध्यात्मिक साधनाओं में ऐसा बताया जाता है कि गुरु अगर कहे कि आपको अपनी एनर्जी को कुछ समय के लिए बचाना है, अदरवाइज देखो ये एक एनर्जी है, सबसे बड़ी एनर्जी है बच्चे को एक जीवन। ये जो एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी जो ह्यूमन के पास है, ये एक आत्मा को धरती पे ला सकती है, एक जीवन को क्रिएट कर सकती है। इससे बड़ा क्रिएशन क्या होगा। लेकिन जब ये एनर्जी नीचे की ओर रहती है तो जीवन क्रिएट होता है, अगर हम एनर्जी ऊपर ले जाते हैं तो भी जीवन क्रिएट होता है। तब आप अपना एक नए वर्जन को क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर चक्र बंद है तो कोई ऊपर ले जा ही नहीं सकता। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो या नहीं होते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसा मैंने इस उम्मीद से कई बार कंफर्म किया है डिफरेंट मौकों पे। सर मेरे ऐसे कई बार ऐसे थॉट भी आ जाते हैं, मतलब आप इंडल्ज नहीं भी कर रहे हो पर आपको थॉट आ जाता है करना है, आप नहीं करते हो, मतलब मुझे लगता है कि फिर हम सप्रेस कर देते हैं कि ये यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा ना हो, तो हम यस। नहीं करें ये चीजें। और क्रिया योग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे हर एक टीचिंग है और हर एक टीचिंग की रिक्वायरमेंट है। मान लो होम्योपैथी में गए तो उन्होंने कहा ये खाना है ये नहीं खाना। क्रिया योग मध्यम मार्ग है, इसमें इसका कोई मना नहीं है। इसलिए आप क्रिया योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब किसी और साधना में होते अगर उन्होंने मना किया होता तो एक अलग बात होती। ऐसा आपके केस में नहीं है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए अगर थैंक चाहें यू, तो। थैंक यू सर सो मच फॉर द क्लियरिटी, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस मतलब औरों की भी होंगे बट कई लोग पूछते नहीं है कंट्रोवर्सी टॉपिक के चक्कर में। जी, तो आप हम लोग थैंक यू। मैच्योर हो रहे हैं, हमें इसको इस पे डिस्कस करके इसको भी न्यूट्रल करना चाहिए। ह्यूमैनिटी में मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे पे किसी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते पूरी तरीके से, अभी तक की जीवन शैली के हिसाब से। आने वाले समय के लिए इस ट्रस्ट को डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपसे मिलके और जी मैम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे मेरी वाइफ को।
सर होपिंग फॉर द मतलब जल्दी मिलेंगे हम फिर आपसे। श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। आत्मवंदन सर। हाँ, सर मैंने अभी बैंगलोर में जो रिट्रीट हो रही है आपकी, मैंने उस रिट्रीट में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि वहाँ आने के लिए मेरी क्या पात्रता होनी चाहिए? सिर्फ एक पात्रता, अपने आप को 5 दिन के लिए छोड़ दो, दैट इज सफिशिएंट। हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, पूरी गीता संभाली जा सकती है, पूरा ब्रह्मांड आ सकता है। लेकिन हमारे फिल्टर कभी कभी आने से, हमने पुरानी आइडिया से हमारी चीज को जज करने की कोशिश करते हैं। हमने ऐसा सुना था इतने जीवन में इतनी जगह जाके, आज ये उससे मिलता है या नहीं मिलता। मैंने पहले कहा कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट में जा रहा है, ये अन सब कुछ नया है। तो अगर आप खुले मन से आएंगी काफी है, जब आप वापस जाएंगी, कनेक्ट हो गया था, एंड सिर्फ ओपननेस से आएंगी, तो जब आप वापस जाएंगी 5 दिन के बाद, तो आप कहेंगी कि आपकी जिंदगी के ये 5 सबसे अच्छे दिन थे जिसमें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये मैं गारंटी कर सकता ओके, बस मैं यही जानना चाहती थी कि हमें अपनी तरफ से क्या हूँ। करना सिर्फ चाहिए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ सिंपल हो आइए। हाँ, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस। सर अभी एक क्वेश्चन मन में अभी अभी आया था, विचार कि आपने कहा था ना वो हिमालय पे बैठे हैं, तो वो क्या उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, मतलब रेस करेगी। तो मैं ये पूछ रही थी, कॉन्शियसनेस क्या चीज है असल में? विचार, हमारी सोच कॉन्शियसनेस है। हम सोच अपनी बदलेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस बदलेगी। एक होता है अनुभव करना, अनुभव करने से अपने आप बदल जाती है, या फिर हम ये जो सुनते हैं, जो भी मैट्रिक्स के बारे में या जो भी इतने हाई लेवल का ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान से हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, या फिर ध्यान से अनुभव जब होता है उससे बढ़ेगी? ये पूछना था। कॉन्शियस अंदर है, इवन समय भी इसके अंदर है, सब कुछ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप ये कह सकते हो कि ईश्वर और कॉन्शियसनेस एक ही बात, सीमित रहती है, इसको सब कुछ मानती है, तो एक तरह की रियलिटी को क्रिएट करती है। जब ये कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है तो दूसरा अनुभव होता है। सारे अनुभव ये जब एक्सपेंड होते होते एक दिन उससे योग हो जाता है, उस क्रिएटर से। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके लिए आवाज आवाज ट्रिगर में की जरूरत प्रॉब्लम आ पड़ती है। रही मैंने पहले वाले प्रश्न में जो ये कहा, उसका मतलब ये था कि कॉन्शियसनेस के अंदर सब कुछ है। जो भी मैं ये कहना चाहता था पहले वाले प्रश्न के उत्तर में, कि हिमालय में बैठे हुए योगियों के पास जब ट्रिगर नहीं होते, तो उनकी कॉन्शियसनेस में एक्सपेंड होने का स्कोप नहीं बचता। खाली वो ब्लिस का अनुभव करें, ये काफी नहीं है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमें ज्यादा मौके मिलते हैं जिसके थ्रू हम ज्यादा तेज इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे मरते समय हमें इतना दर्द होता है तो भगवान का ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। यस, जो जी। दो जगह के बीच का संध्या काल है, उसमें जो कुछ भी होता है उसका इंपॉर्टेंस है। आप एक जीवन से दूसरे जीवन में जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिट पीरियड है संध्या काल। उसमें लेकिन ये डर, आपको का डंक लगेगा, ये आपकी सुनी सुनाई बात है, कुछ नहीं होगा। आपकी थर्ड आई से डीएमटी प्रोड्यूस होगी। ये डीएमसी आपको आनंद का अनुभव देगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो अपने किसी बड़े लोगों से पूछें। कई लोगों को जिनका एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत कष्ट की अवस्था में थे शरीर छोड़ने से कुछ पहले, लेकिन आधा घंटा पहले उनके दर्द खत्म होने लगे, उनकी बॉडी रिलैक्स होने लगी। हमारे शरीर में 2 बार डीएमटी प्रोड्यूस होती है, पैदा होते वक्त, मरते वक्त। मरने का प्रोसीजर बहुत ब्यूटीफुल है, किसी को 1000 उसका ढंग नहीं लगता। ये एक सिर्फ एक कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में किसी ने डाल जी दिया। सर। नहीं, भागवत गीता में बताए हुए थे तो उसी को पढ़ा था, तो गरुड़ पुराण में। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप बोलिए। जैसे जी। जी सर, जैसा 84 लाख योनि में अलग अलग जन्म लेते हैं, तो सब चीज याद है ना, होना चाहिए, तो हमें याद क्यों नहीं रहता है? आपकी ब्रेन की कैपेसिटी 3% है। इस जीवन को आप हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपको पिछले 2 जीवन की और आपको मिल जाए, और अगर आपको दिखे कि ये जो मेरी पत्नी है ये पिछले जीवन में मेरी दुश्मन थी, आप हैंडल कर पाओगे क्या? जी। आपको वरदान है
कि आपको पिछली सारी मेमोरी हटा दी गई है। जी। पहली बात तो ये मैंने सरल तरीके से कह दिया आपको समझाने के लिए। जी। वास्तविकता में 84 लाख योनियां सिर्फ आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ। बंदर से इंसान बना है ये डार्विन ने कहा, और हम लोगों ने 84 लाख योनियां बना दी। आप बंदर को 10 लाख साल तक पालते रहो, उसकी जनरेशन को, अगर वो इंसान बन जाए तब आप समझना कि ये ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। आप एक कॉन्शियसनेस हो, ये कॉन्शियसनेस प्रकट होती है। अगर इस्लामिक परिवार में पैदा होते तो ये विचार ना आता 84 लाख योनियों का। अफ्रीका में पैदा होते तो नहीं आता, क्रिश्चियनिटी में पैदा होते तो नहीं आता। तो ये सर हमें याद सारे हमें ये मैनिपुलेशन है जो जिनको आप ढो रहे हो। जी इसको जितना चाहो ढो सकते हो, जी आपकी सर। चॉइस है। आप चाहो तो मुक्त हो सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग से देखो, कब ये बंदर बनेगा? 10 लाख साल बाद बन जाएगा इंसान की नहीं। जी सर। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर आप कब से 10 लाख साल की मेमोरी आप क्या करोगे याद करके? आपके क्वेश्चन ये स्पिरिचुअलिटी के बिगिनर से भी पहले के क्वेश्चन। नो, ये हम एक दूसरे जगत में हैं, इस समय में ये क्वेश्चन इनवैलिड है। सारे आइडियाज और कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करके अगर आप रियली सत्य को जानना चाहते हैं तो आपको बहुत शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी मैं सर। सीरियस बता रहा हूँ। नहीं सर, गरुड़ जैसा पुराण 62 पेज का इंटरव्यू पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। या तो इंटरव्यू के बाद आप जमीन का बेस हिल जाएगा, आपको झटका लगेगा, या तो आप समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो आप इसको 2-3 जीवन और कंटिन्यू करिए, कोशिश करिए 84 लाख योनियों को याद करने की। जी सर। सॉरी, मैं थैंक यू। आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अनइम्पोर्टेंट है जी। एक्चुअल में सर आपके वीडियोस तो काफी टाइम से हम देखते आए हैं, लेकिन आपसे बात करने का मौका फर्स्ट टाइम मिला है। और काफी सारी चीजें हैं जो आपके बारे में, मतलब आपने जो बताई है उसको हम समझते हैं। हमारे एक मेंटर भी हैं जो आपके बारे में बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने हमें डीपली बताया है कि किस तरीके से हमें, क्योंकि काफी सारी चीजें जो टेक्निकल वर्ड हमें समझ में नहीं आते थे, उन्होंने काफी हमें समझाया है। उन्होंने आसान भाषा में समझाया। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मतलब जैसे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो कि जैसे बेसिक लेवल पे अगर कोई स्टार्टिंग फेज में उसको नहीं पता है, वो सोल है बट उसका आइडिया नहीं है कि क्या है, कैसे करना है, तो हमारी जो डेली लाइफ की जो जो जर्नी होती है, जो डेली लाइफ, जैसे हम लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक प्रोसेस जो होता है, या आपके अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारा इनर वर्क है, वो किस तरह से हम शुरू करें या किस तरह से करना चाहिए जिससे हमें लगे कि हाँ कुछ समथिंग हो रहा है। मतलब एक होता है ना, मनुष्य की खासियत होती है कि उसके जीवन में कुछ हो रहा हो तो उसको एक्साइटिंग लगता है। नॉर्मली Yes. क्या होता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हो भी रहा हो तो उसको पता नहीं चलता। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? तो ये ये इट्स अ वेरी क्वेश्चन था गुड मेरा। क्वेश्चन। अगर बिगिनर के लिए मैंने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, प्लेलिस्ट फॉर द बिगिनर्स। उन्हें क्या करें, 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन बना ले तो बहुत अच्छा है। अभी तक का जो जीवन था वो एक तरह की इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता था, क्योंकि एक तरह की कॉन्शियसनेस यहाँ पे कई सदियों से, एक तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो न्यू इंफॉर्मेशन और ओल्ड विजडम का कॉम्बिनेशन बना है। जैसे मैंने अभी इनको कहा, डॉक्टर निरुदा का इंटरव्यू पढ़े 62 पेजेस का, ये एक न्यू इंफॉर्मेशन और ओल्ड विजडम है जो हमारे अंदर है, ये पुराना, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक कोई प्रैक्टिस करें जो आपको सूट करती है। हर एक के लिए अलग अलग लोग हैं। मैंने क्रिया योग करके देखा, क्रिया योग बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। अगर क्रिया योग नहीं कर सकते, मेरे चैनल में डबल डिस्क मेडिटेशन पड़ा है, वो बहुत इफेक्टिव है। वो बहुत हायर टेक्निक का एक कॉम्बिनेशन है। लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है, तो वो एक उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रख सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, रियलिटी क्या है। रियलिटी हमारे अंदर से प्रकट हो रही है या हम हमारे ऊपर थोपी जा रही है। जब आप ये जानना शुरू करेंगे कि जगत आपके थ्रू क्रिएट हो रहा है, देन यू विल मेक ए शिफ्ट, एंड दिस शिफ्ट विल ब्रिंग यू मच एडवांस। फिर जब आपको पता लगेगा कि कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, उसमें एक इंटेंशन डाली जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, वो मेरे जीवन में प्रकट हो। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए जो बेस्ट है वो आपके लिए प्रकट होना शुरू हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ गुड स्टार्ट। 3-4 months you will really make a shift that will make a platform, फिर क्लियरिटी, एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो कुछ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी एक आदत है कि हम देखते हैं कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, कुछ कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इन 4 months में ये हम इस समय की क्वालिटी में है कि हम यहाँ से वर्टिकल ग्रोथ कर सकते हैं।
तो 4 मंथ में ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ 4 मंथ अगर आप सीरियसली प्रैक्टिस करें। मतलब किसी भी टाइप की प्रैक्टिस हमें एक बार करनी चाहिए शुरू, और जो भी हमें सूट लगती है जिस टाइप जो से, हाँ, जैसे एक आपने तो क्रिया किया। थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, लेकिन एक बार काफी नहीं है। अगर आप क्रिया का अभ्यास करना चाहते हैं तो कम से कम 2 मंथ प्रैक्टिस करें। 2 मंथ के अंदर देखिए उनकी बॉडी, क्योंकि बॉडी भी उसको अडॉप्ट करने में समय लेती है, उसका रिजल्ट आपको नहीं इमीडिएटली मिल सकता। तो 2 मंथ प्रैक्टिस की, 2 मंथ के बाद डिसाइड किया कि उनको आपको सूट करती है कि नहीं करती, एंड सो ऑन। तो डबल टिस जो मेडिटेशन है वो पर्टिकुलर हर डे करना चाहिए जैसे क्रिया योग करते हैं? हर डे करना चाहिए। ट्वाइस कर सकते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक बार करना चाहिए। 20 to 25 मिनट लगते ओके, थैंक यू सर, यही मेरा एक एक एक्चुअली क्वेश्चन था। हाँ जी सर, मैं अभी 6-7 महीने से जुड़ी हूँ पीएमसी से। अभी मैंने करना शुरू किया है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है मेरा। मेरा 28 साल का जो मेरा माइग्रेन था, हेडेक था, कुछ भी बोलिए, मैंने सब कुछ कराया था बट ठीक नहीं हुआ था। मेरा मेडिटेशन से ही सही हुआ 1.5 महीने के अंदर। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी 28 साल की है। उसको जब बाय बर्थ उसको रेटिना पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है। हमको मालूम पड़ा तब जब वो 7-8 साल की हुई, जब हमें लगा कि ठोकर खा के कहीं भी गिर जाती है, प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तो उसको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम थी। उसकी फिर जीन्स थेरेपी वगैरह भी हम लोगों ने सब टेस्टिंग वगैरह भी कराई, बट अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी कोई ऑपरेशन नहीं है, इस पे काम चल रहा है, लेकिन कभी भी होगा जब इस पे होगा, लेकिन अभी तक कोई इसका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो फिर बाद में पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ब्रेन अच्छा था, तो फिर बाद में हम लोगों ने इसकी पढ़ाई भी साइंस ले रखी थी। फिर जैसे प्रॉब्लम बढ़ने लग गई तो हम लोगों ने इसको फिर योगा इंस्ट्रक्टर, मैंने इसको डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि तब तक मैं पता नहीं क्यों मैं थोड़ा योगा की तरफ मेरा मूव ऑन हो गया था। मैं योगा बहुत करने लग गई थी और आध्यात्मिक बुक पढ़ने लग गई थी और थोड़ा नेचुरोपैथी से जुड़ गई थी मैं। तो फिर मैंने बेटी को भी ये सजेस्ट किया कि तुम्हें अपना योगा इंस्ट्रक्टर बन जाओ, तो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आंखों पे प्रेशर भी नहीं आएगा और अपना काम भी करती रहूंगी। वो सब तो सर सही चल रहा है, लेकिन अभी मैं जब से पीएमसी से जुड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका ट्रीटमेंट शायद यहाँ पे कुछ हो पाएगा ध्यान से। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपने शुरू से सुना हो, ह्यूमन के अंदर बहुत पावर है। ये हाँ जगत जी। कॉन्शियसनेस से रियलिटी को क्रिएट करता है। क्वांटम फिजिक्स इसको दसियों बार प्रूव करती है। सिर्फ एक कंडीशनिंग और ब्रेन की प्रोग्रामिंग कि ये तो अगर बाई बर्थ है, जेनेटिक है, तो नहीं हो सकती। हाँ जी। ये सिर्फ आप प्रोग्राम्ड हो। इस प्रोग्रामिंग हाँ के जी। बियॉन्ड ये तो हो सकता है, दिस इज वन थिंग। अगर फिर भी कि हमारा माइंड तो नहीं इसको विश्वास कर सकता, ऐसे कैसे विश्वास करें, हमें तो एक प्रूफ चाहिए, तब उसके बाद विश्वास कर पाएंगे। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक शिफ्ट से गुजर रही है। धरती पे हाँ जी। एक असेंशन हो रहा है। इस असेंशन के बाद डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज जो आज भी हैं लेकिन ह्यूमन को एक्सेसिबल नहीं है, वो अवेलेबल होंगी। एंड दिस शिफ्ट इज नॉट फार अवे, मे बी मैक्सिमम 2-3 years, देन एनीवे इट विल बी क्योर्ड। क्योंकि मैंने डॉक्टर रंजन सर का सुना, उन्होंने भी कुछ दिन पहले हमें ध्यान के 4 स्टेप बताए, तो उसमें डेल्टा स्टेप बताया, फिर डीएनए पे बताया कि हमारी डीएनए भी उस पे वर्क करती है। तब मुझे लगा कि डॉक्टर रंजन की बात सुन के कि शायद मैं भी शायद अपनी बेटी को क्रिया योग, उसको मैं मेडिटेशन के लिए बोल रही हूँ लेकिन वो ध्यान में बैठती, उसको ध्यान नहीं होता। वैसे नाड़ी शोधन वगैरह करती, क्योंकि खुद योगा इंस्ट्रक्टर है, उसकी काफी बैचेस चलते हैं, लेकिन उससे खुद से मेडिटेशन नहीं होता है। यस, वो मेडिटेशन तो है। आप इंटेंशन से बहुत कुछ कर सकते हैं आपके तो अंदर। सर आप ऐसा ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या कि ऐसा कुछ कोई ऐसा कोई मास्टर, कोई स्पेशल जो उसके हिसाब से, ऐसे कि हम ऐसे कुछ अवेलेबल होते हैं क्या कि कोई टीचर हम उसको टीच के लिए लगा दें कि एवरीडे उसको मेडिटेशन एंड आध्यात्मिक ऐसे कुछ 1 आवर की कुछ क्लासेस स्पेशल कुछ ऐसी होती हैं अलग से? ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज में होती हैं, लेकिन ये इस तरह ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि मेडिटेशन इंटरनल प्रोसेस। मेडिटेशन मैथमेटिक्स की क्लास तो है नहीं कि 1 घंटे कोचिंग का टीचर आया और उसने पढ़ाया और वो कर पाया या नहीं कर पाया। मेडिटेटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये इंटरनल प्रोसेस है। और उस केस जैसे में सर, अगर उनका इंटरेस्ट हो तो अच्छा है बेटी का, अगर नहीं है तो कोई नहीं करा पाएगा। नहीं इंटरेस्ट है उसको, और उसको जब जितना भी मैं 6 महीने, और उसने मुझे देखा कि मम्मी मेरी 28 साल से सफर कर रही थी मेरी जिस माइग्रेन को लेकर, आज मम्मी का मेरा माइग्रेन उसी से ठीक हो गया। वो बिलीव बहुत करती है सब चीजों में, उसका बिलीव ही यही है। और एक्चुअली अभी उसकी एज भी ऐसी है ना कि आप समझ सकते हैं ना, 28 साल की लड़की अभी इस एज पे आंखों की प्रॉब्लम के संग प्रॉब्लम तो होती है। ये प्रॉब्लम हट सकती है अगर आप, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताता हूँ फर्स्ट हैंड।
नॉट ओनली की सुनी सुनाई बात मैंने कहीं वहां पे पढ़ी थी। मैं इंडिया में था, मुझे डॉक्टर्स ने बहुत पेन हुआ, डॉक्टरों ने टेस्ट किए, मैं अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेके अपने लोकल एरिया में डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपको रखने के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्लीज गो टू बिग हॉस्पिटल। ओके, सैटरडे था, बिग हॉस्पिटल मंडे को पहुंचे। उन्होंने कहा किस चीज से आए हो, गाड़ी से आए हो तो आप अपने अगर नहीं तैयार होके आए तो अपने कपड़े घर से मंगा लो, यहाँ से आपको नहीं जाना है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने कहा आपको लंग इन्फेक्शन। उस लंग इन्फेक्शन के साथ मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना। मैं उसके बाद हिमालय गया और मैंने कहा मैं जर्मनी में रहता हूँ तो जर्मनी में ट्रीटमेंट कराऊंगा, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट शायद चलता हो। जर्मनी के हॉस्पिटल में लंग स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने कहा कि हम अपने आपकी रिपोर्ट नहीं मानेंगे, हम अपने टेस्ट करेंगे नेचुरली जैसा लोग करते हैं। उन्होंने एक्सरे किया, उन्होंने कहा आपको कभी लंग इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि हुआ ही नहीं, ये दूसरा एक्सरे है, मेरे नाम का ये डेट लिखी हुई है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। अगर होता किसी को लंग इन्फेक्शन तो 10 साल तक उसका एक्सरे में ट्रेस आता है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, जो मेरी मेंटर इसुमी जी हैं, वो जापान में गई तो उनकी बेटी को उन्होंने बताया बिल्कुल जैसे आपको कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा इसको इस तरह का कैंसर है, आप इसको नेट में सर्च मत करना। पेरेंट्स अगर नेट पे सर्च करेंगे और पढ़ लेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है तो डर जाएंगे। उन्होंने उसको खाली इंटेंशन से किया और वो आज भी ठीक है। हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर है, लेकिन इन पावर के अभी प्रकट होने का समय आया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि असेंशन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। तो सर इसकी शुरुआत मैं कहाँ से कराऊं अपनी बेटी को? वो करने को तो सब कुछ तैयार है। बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर हम समझ सकें कि ये जगत हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट हो रहा है। हमारी रिट्रीट में 5 डेज की रिट्रीट में इस तरह के टूल्स की हम कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपसे पहले आशा जी ने बताया कि मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर लेती हूँ। मैं लंग इन्फेक्शन का, मैंने जो मेरा केस हुआ, हमने उसको ऐसे ही ठीक किया विद इंटेंशंस। जस्ट हमारे वहां पे जो जो मैं बता रहा हूँ, जापान की जो लेडी थी जिनको ये कैंसर बताया था, जिसके बारे में कहा था कि इसको सर्च मत करना, उन्होंने एक टाइमलाइन मेथड है, टाइमलाइन में हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू डेल। सर अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप मेरी बेटी से पर्सनल बात कभी कर सकें तो मुझे नंबर देंगे? यस, व्हाई नॉट, किसी समय बात की जा सकती है, लेकिन बात करने के लिए एक फील्ड होती है और एक ट्रस्ट विकसित होता है। ये खाली लॉजिकल माइंड नहीं है कि मैंने 15 मिनट बात की और 15 मिनट बाद में उसको समझ में आ गया। हम जब नहीं एक सर, को ऐसी ट्रस्ट, फील्ड, क्योंकि हाँ, ट्रस्ट तो उसको, वो मुझे इतना देख रही 5 महीने से, और एवरीडे जब आध्यात्मिक, जब स्वाध्याय में सुनती हूँ, मैं एवरीडे उसको 15 मिनट का रोज स्वाध्याय भी सुनाती हूँ कि आज ऐसा स्टोरी सुनी, आज वो स्टोरी सुनी, ऐसा। तो उसको सुनने में भी मैंने एकदम वो सब भगवान, जो कहते हैं ना, भगवान की दूसरी मूरत है वो लड़की। तो नो प्रॉब्लम, फिर हम कभी उससे मैं बात करके देखता हूँ कि हम उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर अपना नंबर आप थैंक यू। मुझे बाद में मेरा देंगे? नंबर बहुत कम मैं शेयर करता हूँ। आपको आयुष जी से मिल जाएगा या इस चैनल से किसी से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन प्लीज किसी से शेयर मत करिएगा, नहीं अदरवाइज नहीं मैं सर, इतने जवाब नहीं दे सकता। जी, नहीं नहीं थैंक यू। सर, थैंक यू सर। क्योंकि सर हम लोग भी दुबई में हैं और हम लोग अभी यहाँ पे 22 साल से ही हैं, इसलिए हम कभी इंडिया भी शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम की वजह से इंडिया वाले समझते ही नहीं प्रॉब्लम को। लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर विद इन अस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। सर, ये पिछले कई दिनों से अचानक से बिना वजह डर क्यों लगता है? ये कौन सी एनर्जी है? मुझे ध्यान करना पड़ता है फिर जाके वो दूर होता है? क्या मैं किसी और की एनर्जी कैच कर रही हूँ? ये सोलर एनर्जी है, ये हमारे अंदर की हमारी क्लीनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट तरीके से हो रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। जो सप्रेस था, इतना सप्रेस हाँ, था कि सब कॉन्शियस के डीपर लेयर था, वो आके सरफेस पे आके रिलीज हो रहा ओके। और इसके लिए मुझे कुछ करने है। की जरूरत है? अगर आप हैंडल कर पा रहे हो इट्स वेरी गुड थिंग, अदरवाइज जो लोग तो इट्स रिलीजिंग। ओके। और सर, हमारी दो बेटियां हैं छोटी, 6 years and 8 years, तो कुछ कुछ उनको कुछ ध्यान करने की जरूरत है? वो तो वैसे भी बात करते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, दे ये सब आर बातें मच समझते मोर एडवांस देन यू। इफ यू कुड लर्न फ्रॉम देम देन इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें हम ध्यान वगैरह सिखाने की जरूरत नहीं है। दे नो इट। यू सी, हमें जो करना था, जो एनर्जी की जरूरत थी, उसके लिए हमने बहुत कुछ किया। वो उस एनर्जी के हैं। साथ पैक होकर धरती का है। वो उस समय के लिए आए हैं जो प्रकट होने वाला है। हम जो असेंशन करेंगे, इसके बाद का हाँ, बाकी फिनिशिंग टच इन लोगों ने देना है, ये तैयार है पूरी तरीके से। तो सर अब मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है और
ये भी हो रहा है कि ये होने वाला है, हम ही हैं, वो पोर्टल भी हम ही हैं, सब कुछ हम हैं। ये कब होगा? ये मेरी जिंदगी में हो जाएगा या फिर ये लाइफ में नहीं होगा? ये कब होगा? ये 2027 से पहले हो सकता है। तो सर फिर हम लोग इतने ही क्यों हैं? मैं जहाँ पे रहती हूँ, आई डोंट सी कि पीपल आर अवेयर ऑफ एनीथिंग। वो तो बस अपनी या जिंदगी में जिए जा रहे हैं। वो कब अवेयर होंगे? ना कि पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हम ये सब कब होगा? यस, आपके अंदर से जगत प्रकट होता है जब आप, अगर आप शिफ्ट के लिए रेडी हो, आपके लिए शिफ्ट हो। फॉरगेट कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ये मैंने कई बार बताया है कि इस धरती पे बहुत सारे लोग एनपीसीज हैं। जैसे एक फिल्म होती है, उस फिल्म में रियल कैरेक्टर को उभारने के लिए बहुत सारे लोग जो कैरेक्टर है जिनका कोई रोल नहीं है, दे आर जस्ट देयर। तो अगर ऐसे आपको देखते हैं कि उनके अंदर कोई नहीं हो रहा है, तो फॉरगेट अबाउट इट। और इसके बाद आने वाले समय में जब हम वर्टिकल ग्रोथ में हैं, ये फ्रंट रनर की जिम्मेदारी है। अब आप अपनी जिम्मेदारी अगर समझती हैं, तो आपको तेजी से ग्रो करके, अगर आपको लगता है कि मैं सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, बाकी लोग तो रेडी नहीं है इस बात के लिए भी, है ना, दे आर नॉट केपेबल, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि वो उनको समझाया नहीं जा सकता। आप समझ पा रहे हैं, तो समझने के साथ एक जिम्मेदारी भी है इस इवेंट को स्मूथ करने की। और ये स्मूथ तभी होगा जब ज्यादा लोग कर पाएंगे, तो वो तब होगा जब हम वर्टिकल खुद ग्रो करें और यहाँ पे आके हम केपेबल हो पाए रिपल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, लाइक 100 मंकी इफेक्ट, जिससे वो सब कर पाए। ओके, दिस इज ओनली सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा, आपका इतना कीमती समय देने के लिए और इतना अच्छा ज्ञान साझा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर इन ए वंडरफुल टाइम, और ये सब कम्युनिटी हमारी इसको क्रिएट कर रही है। सो आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।